हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र अथवा इकोसिस्टम के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले पारितंत्र क्या है समझ लेते हैं। तो किसी भी जैव समुदाय का अपने अजैव वातावरण के साथ गहरा संबंध होता है। जैव समुदाय तथा अजैव वातावरण के साथ संबंध को ही पारितंत्र कहा जाता है। तो इसको ऐसे समझें कि किसी भी स्थान पर एक पौधा या एक जीव अकेला तो पाया नहीं जाता है, बल्कि ये दोनों एक साथ एक समूह में पाए जाते हैं। पौधा भी है, जीव भी है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, और दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। और एक ही जाति के बहुत से पौधे या जीव मिल करके एक आबादी बना लेते हैं, पॉपुलेशन का निर्माण कर लेते हैं। और विभिन्न जातियों की जो आबादियां होती हैं, ये सब मिलकर ही जीव समुदाय बनाती हैं या बायोटिक कम्युनिटी का निर्माण करती हैं। तो जैव समुदाय ये हो जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि जैव समुदाय तथा अजैव वातावरण के संबंध को ही, अजैव यानी जिसमें जीव नहीं है, जीवधारी नहीं है, अजैव वातावरण हो गया, के संबंध को ही पारितंत्र कहा जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी अजैव और जैव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और जीवन के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। जीवन तभी है जब दोनों हैं। तो तालाब, चारागाह, खेत, वन तथा वाटिका आदि सभी पारितंत्र अथवा पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। तो पारितंत्र को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक, यानी पारितंत्र के दो प्रमुख भाग हो गए, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो इस चार्ट को देखिए, पारितंत्र के दो भाग किए गए हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक का मतलब है इस घटक के अंतर्गत जंतु और पेड़ पौधे आते हैं। जो जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सभी आते हैं, और पोषण के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पहला इसमें जैसे उत्पादक दिया गया है, अंग्रेजी में इसे प्रोड्यूसर बोला जाता है। फिर दूसरा उपभोक्ता दिया गया है, अंग्रेजी में इसे कंज्यूमर बोलते हैं। तीसरा अपघटक दिया गया है, इसे डीकम्पोजर बोला जाता है। और अगर अजैविक घटक की बात करें तो अजैविक घटक के अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थ आते हैं, कार्बनिक पदार्थ आते हैं, जलवायवीय कारक आते हैं, या इन्हें भौतिक कारक भी आप कह सकते हैं। तो इन सब के बारे में आज के वीडियो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जैविक घटक के बारे में समझ लेते हैं। तो पारितंत्र के दो प्रमुख घटकों के अंतर्गत पहला है जैविक घटक, या इसे बायोटिक कंपोनेंट भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो जैविक घटक में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु आते हैं। मतलब इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि को शामिल किया गया है। पोषण विधि के आधार पर जैविक घटक में कई भाग किए गए हैं। मैंने बताया, उत्पादक या प्रोड्यूसर, उपभोक्ता या कंज्यूमर, अपघटक या डिकम्पोजर। तो इसमें से पहला है उत्पादक या प्रोड्यूसर। भोजन बनाने की क्षमता केवल हरे पौधों में ही होती है, इसीलिए इनको उत्पादक कहते हैं। ये आत्मपोषी या स्वपोषी होते हैं, क्योंकि स्वयं भोजन बना लेते हैं, इसलिए आत्मपोषी या स्वपोषी हो गए। अर्थात उत्पादक हरे पौधे होते हैं जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं या भोजन का उत्पादन करते हैं। और हरे पौधों में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है। जो हरे पौधे होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है, यानी इनमें हरित लवक पाया जाता है। इसीलिए ये पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन का निर्माण कर लेते हैं, या कह लीजिए कि भोजन बना लेते हैं। अब चूंकि ये स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, इसीलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। क्योंकि भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए क्या हुए, उत्पादक हो गए। मेरे चैनल में प्रकाश संश्लेषण पर फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, देखना चाहते हैं। और हरित लवक पर भी वीडियो अपलोडेड है, ये भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो ये हो गए उत्पादक। अब आते हैं दूसरे पर, उपभोक्ता पर या कंज्यूमर पर। तो जो खाद्य पदार्थों का उपभोग करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं, यानी जो खाने वाले पदार्थों का, जो भोजन का उपभोग करते हैं, उन्हें ही उपभोक्ता कहा जाता है। अथवा कहें तो वह सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, बल्कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी ऐसे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब ये परपोषी होते हैं, जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अथवा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में
पौधों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। जो पौधे बनाते हैं भोजन, उसका चाहे प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग करते हों चाहे अप्रत्यक्ष रूप में करते हों, तो किसी न किसी रूप में उसका उपभोग करते हों तो उपभोक्ता कहे जाते हैं। उपभोक्ता या कंज्यूमर भी कई प्रकार के होते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, इनके भी कई अलग अलग भाग हैं। तो पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें शाकाहारी जंतु आते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, इसके अंतर्गत शाकाहारी जंतु आते हैं जो अपना भोजन सीधे पौधों से प्राप्त करते हैं। यानी ये जंतु अपना भोजन सीधे पौधों से प्राप्त करते हैं। अर्थात जितने भी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वे हरे पौधों से ही सीधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब ये जीव केवल पौधों को खाते हैं, इसीलिए इन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन, खरगोश, घोड़ा, चूहा आदि, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। फिर दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अर्थात वे जंतु जो अपना भोजन प्रथम श्रेणी की उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं या द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अथवा कहें तो ये प्रथम श्रेणी के मांसाहारी जंतु होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं ये? सांप, छिपकली, मेढक, गिरगिट, मैना आदि ये द्वितीयक उपभोक्ता हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। फिर है तीसरा तृतीयक उपभोक्ता अथवा उच्च श्रेणी के उपभोक्ता। तो इसके अंतर्गत द्वितीयक श्रेणी के जंतुओं को खाने वाले जंतु आते हैं। यानी जो द्वितीयक उपभोक्ता थे उनको खाने वाले जंतु तृतीयक उपभोक्ता या उच्च श्रेणी के जंतु कहलाते हैं। इसीलिए इन्हें मांसाहारी जंतु भी कहा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मांसाहारी। अर्थात ये जंतु दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? शेर, चीता, बाज, गिद्ध, चील, बिल्ली आदि। ये क्या है? सब द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण हैं या उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं के उदाहरण हैं। इन जंतुओं को उच्च मांसाहारी जंतु भी कहा जाता है। यानी इनको उच्च मांसाहारी जंतु भी कहते हैं अथवा इन्हीं को उच्चतम उपभोक्ता भी कहा जाता है। फिर अगला है सर्वाहारी। तो वह जंतु जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जंतुओं को खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। यानी जो सब कुछ खा लेते हैं वह सर्वाहारी कहलाते हैं। तो इनमें कौन से आएंगे? तो इनमें आएंगे मनुष्य, कुत्ता। मतलब कहें तो ये पौधे और जंतुओं दोनों को खाते हैं। ऐसे जंतु जो पौधे और जंतुओं दोनों को खा लेते हों या सब कुछ खा लेते हों, उन्हें ही सर्वाहारी कहा जाता है। तो कौन कौन से? मनुष्य और कुत्ता इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें ओमनीओरस भी कहते हैं। सर्वाहारी को अंग्रेजी में ओमनीओरस भी कहा जाता है। तो ये तो सभी कंज्यूमर अथवा उपभोक्ता के प्रकार थे। चलिए अब जैविक घटक के तीसरे भाग अपघटक अथवा डिकम्पोजर पर आते हैं। अपघटक के अंतर्गत क्या है? तो यह जैविक घटक का तीसरा वर्ग है। जो अपघटक है ये जैविक घटक का तीसरा वर्ग है। ये सभी सूक्ष्म जीव होते हैं। जो अपघटक हैं ये सभी सूक्ष्म जीव हैं। जैसे मृतजीवी कवक है, इसके अंतर्गत आता है। जीवाणु इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये अपघटक होते हैं। अथवा कहें तो इसके अंतर्गत निम्न श्रेणी के जीव आते हैं। ये मृत पौधों और जंतुओं के शरीर के अपघटन में सहायता करते हैं। जो मृत पौधे होते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, उनके और जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं। अर्थात जंतुओं तथा पौधों के मृत शरीर को सड़ा देते हैं अथवा उनके अंगों, उत्सर्जी पदार्थों आदि को सड़ा देते हैं। इस प्रकार से ये सफाई का काम करते हैं। यानी जो भी, चाहे वो पौधा हो, पेड़ हो या मनुष्य हो, तो उसका जो शरीर होता है उसको सड़ा करके काम खत्म कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, सफाई कर देते हैं। इसीलिए इन्हें अपमार्जक भी कहा जाता है। अब पारतंत्र का दूसरा भाग है अजैविक घटक अथवा एबायोटिक कंपोनेंट। तो अजैविक घटक या एबायोटिक कंपोनेंट इसके अंतर्गत निर्जीव वातावरण आता है। जो अजीवी घटक है इसलिए अजीवी कहा गया है। तो निर्जीव वातावरण इसके अंतर्गत आता है जो जीवीय घटकों का नियंत्रण करता है। यानी अजीवी घटक क्या है? जो जीवीय घटकों का नियंत्रण करता है, जैविक घटकों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो ये घटक कौन कौन से होंगे? इसके अंतर्गत वायु, जल, मृदा, खनिज, प्रकाश, ताप, नमी आदि आते हैं। तो इनको भी कई वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है अकार्बनिक पदार्थ या लवण, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इसके अंतर्गत मृदा, फास्फोरस, गंधक, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के लवण
जल तथा वायुमंडल की गैसें, जैसे कौन कौन सी गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि शामिल हैं। वातावरण में इनका चक्रण होता रहता है, चाहे वो नाइट्रोजन चक्र चल रहा हो, ऑक्सीजन चक्र चल रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र चल रहा हो, तो इनका चक्रण चलता रहता है। तो अकार्बनिक पदार्थ या लवण के अंतर्गत ये हो जाएंगी। फिर है कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड्स आदि शामिल हैं। इन सब के बारे में मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो। तो कार्बनिक पदार्थों के बारे में मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड आदि। विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ जीवीय घटक में प्रवेश करके कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। यानी बहुत से जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जब जीवी घटक में प्रवेश करते हैं तो कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल जाते हैं। ये मृतक जंतुओं एवं पौधों के शरीर से प्राप्त होते हैं। जो मृतक जंतु हैं, जो मरे हुए जंतु हैं उनसे, और पौधों के शरीर से प्राप्त होते हैं। यूरिया, ह्यूमस आदि भी जीवधारियों के शरीर से ही मिलते हैं, चाहे वो यूरिया हो चाहे वो ह्यूमस हो। यूरिया जैसे नाइट्रोजन चक्र से होता है, तो ह्यूमस है जो खाद वगैरह डाली जाती है तो काला सा रंग प्राप्त होता है, उसे ह्यूमस कहा जाता है। तो आदि जीवधारियों के शरीर से ही मिलते हैं। अपघटक इन पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, जिन्हें पौधे पुनः ग्रहण कर लेते हैं। अब जो अपघटक होते हैं, मैंने बताया था कि अपघटक का कार्य है सफाई करना, तो इन पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, जिससे ये पौधे पुनः उसको ग्रहण कर लेते हैं। फिर तीसरा है जलवायवीय कारक या क्लाइमेटिक फैक्टर्स, या इसे भौतिक परिवर्तन भी कहा जाता है या भौतिक घटक भी कहते हैं। तो इनमें ताप, प्रकाश, वायु आदि शामिल है। यानी जलवायवीय कारक के अंतर्गत ताप है, प्रकाश है, वायु है आदि आते हैं। इनमें सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है और इसका प्रभाव अन्य कारकों पर भी पड़ता है। यानी जो सूर्य है इसकी ऊर्जा का प्रभाव अन्य कारकों पर भी पड़ता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को पारितंत्र अथवा पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के बारे में बताया। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार बताएंगे, अर्थात टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जलवायु, निवास स्थान और पादप समुदाय के आधार पर प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थलीय और दूसरा जलीय। स्थलीय यानी ऐसे पारितंत्र या ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जो स्थल अथवा भूमि पर पाए जाते हैं। तो स्थलीय पारितंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा मनुष्य निर्मित अथवा मानव निर्मित, अथवा इसी को हम लोग कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र भी कह सकते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र यानी जो प्रकृति ने खुद बनाया है उसे ही नेचुरल टाइप इकोसिस्टम बोला जाता है या प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब प्राकृतिक पारितंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है घास स्थल, यानी जहाँ पर घास पाई जाती है तो उस घास वाले को पारितंत्र कहा जाता है। अर्थात उसमें जो जीव होंगे वह उस जगह के अजैविक वातावरण के साथ आपस में जुड़े होंगे। कुछ घास स्थल के उदाहरण हम आपको बता देते हैं, जैसे अमेरिका में प्रेयरी और पंपास घास के स्थल पाए जाते हैं या घास के मैदान पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर अफ्रीका में देखा जाए, अफ्रीका में सवाना है, वेल्ड है। तो ये जो सवाना वाला घास का मैदान है अफ्रीका में, ये अधिक इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार भी पूछा गया और पूछा जाता है। तो अमेरिका में प्रेयरी और पंपास, अफ्रीका में सवाना और वेल्ड, ये घास के मैदान है या घास स्थल हैं जो अधिक प्रसिद्ध हैं, ये पारितंत्र होते हैं। अगला है वन अथवा फॉरेस्ट, यानी जो जंगल हैं वहाँ जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वे सब मिल करके अजैविक वातावरण के साथ जुड़कर पारितंत्र बनाते हैं। मैंने बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है कि जैविक और अजैविक का आपस में पारस्परिक मिलन ही पारितंत्र होता है। फिर प्राकृतिक पारितंत्र का तीसरा भाग है मरुस्थल अथवा डिजर्ट। अब मरुस्थल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं,
जैसे बरसाती है, रेनी फॉरेस्ट है, डेसिडुअस है, ट्रॉपिकल है, सदाबहार है या सदाबहार कोनिफर है आदि इसके अंतर्गत आते हैं। फिर स्थलीय पारितंत्र का दूसरा भाग है मनुष्य निर्मित, मतलब ऐसे पारितंत्र जो मानव ने बनाया है तो उन्हें ही मानव निर्मित कहा जाता है। तो इनको भी दो भागों में बांटा गया है, बाग बगीचे और फसल स्थल, यानी उद्यान और खेत, या कहें तो गार्डन और फील्ड। जो बाग बगीचे वाले हैं, इसमें जो उद्यान लोग लगाते हैं, बाग बगीचे लगाते हैं, उसके अंतर्गत आने वाले जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। ऐसे ही फसल स्थल में मुख्य रूप से खेत आते हैं, यानी मनुष्य अपने खेत में कोई फसल बोता है, जैसे गेहूं है, धान है आदि जो फसलें बोता है, तो उसके अंतर्गत जो पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है। तो इस प्रकार से ये पारिस्थितिक तंत्र आते हैं। तो ये सभी स्थलीय पारितंत्र के भाग हो गए हैं। अब आते हैं पारिस्थितिक तंत्र के दूसरे भाग जलीय पारितंत्र पर अथवा एक्वेटिक इकोसिस्टम पर। तो जलीय पारितंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वच्छ जलीय पारितंत्र और दूसरा समुद्री पारितंत्र। तो स्वच्छ जलीय पारितंत्र को अलवणीय पारितंत्र भी कहा जाता है। जो स्वच्छ जलीय पारितंत्र है इसे अलवणीय पारितंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस पानी में लवण नहीं होते हैं। जबकि समुद्री पारितंत्र की बात की जाए तो इसे लवणीय पारितंत्र भी कहते हैं, क्योंकि समुद्री जल खारा होता है, लवण अधिक होते हैं, इसीलिए लवणीय कहा जाता है। तो समुद्र में भी जीवों का समुदाय रहता है। जैसे एक तालाब का पारतंत्र मैंने समझाया था, बिल्कुल वैसे ही समुद्र में भी बड़ी मात्रा में होते हैं। और स्वच्छ जलीय पारतंत्र दो प्रकार का होता है, रुके जल वाले पारतंत्र और बहते जल वाले पारतंत्र। यानी जो स्वच्छ जलीय है, जो अलवणीय है, ये पारतंत्र को दो भागों में बांटा गया, रुका और बहता। तो रुके जल वाले पारतंत्र कौन कौन से होंगे, क्या आपको पता है? जहाँ जहाँ पर जल ठहरा होता है या एक स्थान पर भरा रहता है, वहीं पर रुका जल वाला पारिस्थितिक तंत्र होता है। जैसे तालाब, पॉन्ड का पारतंत्र होता है। तो तालाब का पारतंत्र मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से चित्र सहित समझाया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो देखना चाहते हैं देख सकते हैं चैनल पर जा करके। अब बहते हुए जल वाले पारतंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो स्रोत और दूसरा नदी। यानी स्रोत और नदी, बहती हुई नदी है तो उसमें जो जीव जंतु रहते हैं, अन्य उनका जो भोजन है, खाद्य श्रृंखला है, तो वो सब मिल करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर लेते हैं। तो पारतंत्र को दो भागों में बांटा गया या इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा गया, स्थलीय और जलीय। अब स्थलीय को दो भागों में बांटा गया फिर से, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक को तीन भागों में बांटा गया, घास स्थल, वन और मरुस्थल। मरुस्थल में मैंने बताया था कई प्रकार के होते हैं मरुस्थल, जैसे बरसाती है, डेसिडुअस है, ट्रॉपिकल सदाबहार है, सदाबहार कोनिफर युक्त है। फिर मनुष्य निर्मित के अंतर्गत बाग बगीचे हैं, फसल स्थल हैं, यानी जो गार्डन्स होते हैं, जो क्रॉप लैंड होते हैं, वो आ जाएंगे। फिर जल के अंतर्गत यानी जलीय पारतंत्र के अंतर्गत दो भागों में बांटा गया था, स्वच्छ जलीय और समुद्री, यानी अलवणीय और लवणीय। तो स्वच्छ जलीय के अंतर्गत दो भाग किए गए, रुके जल और बहते जल वाले। यानी रुका जल जो होता है और जो बहता जल होता है। तो रुके जल के अंतर्गत तालाब और बहते हुए जल के अंतर्गत स्ट्रीम और रिवर आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को स्वच्छ जलीय तालाब का पारितंत्र समझाएंगे, अर्थात फ्रेश वाटर पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बता दें कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टांसले ने सन 1935 में किया था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैव और अजैव वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिक तंत्र अथवा पारितंत्र कहते हैं, अर्थात समुदाय के जीवों की रचना, कार्य और उनके वातावरण के पारस्परिक आपसी संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। और इसके अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं अथवा इकोलॉजी कहा जाता है। तो जलवायु, निवास और समुदाय के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र कई प्रकार के होते हैं, कुछ स्थलीय भी होते हैं और कुछ जलीय भी होते हैं, जिनमें से आज हम स्वच्छ जलीय तालाब के पारिस्थितिक तंत्र को चित्र सहित समझाएंगे। तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जीवीय और अजीवीय घटक पाए जाते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, जीवीय घटक और अजीवीय घटक। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जीवीय और अजीवीय घटक पाए जाते हैं। और तालाब में ही क्यों,
जितने भी पारिस्थितिक तंत्र होते हैं वे सभी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, अर्थात वे सभी जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बने होते हैं। तो चलिए पहले तालाब के जीवीय घटकों अथवा बायोटिक कंपोनेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जीवीय घटक के अंतर्गत उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उपभोक्ता या कंज्यूमर तथा अपघटनकर्ता या डिकम्पोजर आते हैं। तो इसी प्रकार से एक तालाब के पारितंत्र में भी ये तीनों पाए जाते हैं। पहले उत्पादक या प्रोड्यूसर को समझ लेते हैं। तो इस तालाब के चित्र को देखिए, यानी तालाब के पारितंत्र का चित्र मैंने दिखाया है। इसमें तालाब के पारितंत्र में छोटे छोटे से शैवाल हैं अथवा एल्गी जिन्हें कहा जाता है, और जो बड़े पौधे हैं, जल के अंदर जो पौधे होते हैं, जल के स्थल पर जो पौधे होते हैं, स्थल का मतलब होता है तलहटी में, तली में जो पौधे होते हैं, ये सभी उत्पादक या प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं या प्रोड्यूसर कहलाते हैं। यानी एल्गी, बड़े पौधे, जल के अंदर के पौधे, जल के तली वाले पौधे, ये सभी उत्पादक होते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो तालाब में जितने भी पौधे होंगे वे सभी उत्पादक या प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं या भोजन बनाते हैं। एक तालाब के पारितंत्र में ये प्राथमिक उत्पादक कई प्रकार के होते हैं। अगर एक तालाब के पारितंत्र को देखा जाए, जैसे मैंने चित्र दिखाया हुआ है, तो एक तालाब के पारितंत्र में कई तरह के प्राथमिक उत्पादक पाए जाते हैं। इनको अलग अलग करके हम आपको बता देते हैं डिटेल से। तो पहले छोटे तैरने वाले जो शैवाल होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो इन्हें प्लवक भी कहा जाता है, यानी जो छोटे तैरने वाले शैवाल होते हैं, जो एल्गी होते हैं सूक्ष्म, इन्हें प्लवक पादप कहते हैं। ये तैरने वाले पौधे कहा जाता है। यानी तैरने वाले पौधे तालाब में पानी की सतह पर पाए जाते हैं, और जहाँ जहाँ तक सूर्य की किरणें जाती हैं उतनी गहराई में भी ये पाए जाते हैं। तो ये कौन कौन से शैवाल हैं? क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, डायटम्स, यूडोरिना आदि शैवाल तालाब के पारितंत्र में पाए जाते हैं। ये छोटे तैरने वाले जो शैवाल हैं इनके नाम मैंने बताए हैं। अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि तालाब के पारितंत्र में जो छोटे तैरने वाले शैवाल होते हैं, सूक्ष्म एल्गी होते हैं, उनके नाम बताइए, तो क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, डायटम्स, यूडोरिना आदि शैवाल हैं, ये तालाब के पारितंत्र में पाए जाते हैं। फिर दूसरे प्रकार के उत्पादक कौन से होते हैं? तैराक पौधे, यानी तैरने वाले पौधे या फ्लोएटिंग प्लांट्स जो होते हैं। तो इस प्रकार के सभी पौधे तालाब में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं। जो फ्लोएटिंग पौधे होते हैं, जो तैराक पौधे होते हैं, तैरते हुए पाए जाते हैं, जैसा कि नाम से ही परिचय मिल जाता है। कौन कौन से होते हैं? जैसे लेमना है, वोल्फिया है, पिस्टिया है, यूट्रिकुलेरिया है, एजोला है, एल्विनिया है, स्पाइरोडेला है आदि ये जो पौधे हैं ये तैराक पौधे होते हैं, या एक तालाब के पारतंत्र में तैरने वाले पौधे होते हैं। मतलब ये स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनकी पत्तियां पानी के ऊपर सतह पर रहती हैं, लेकिन उनकी जड़ें तालाब की तलहटी में जुड़ी रहती हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? निम्फिया, निलंबियम, जूसिया, ट्रापा आदि ये पौधे हैं जिनकी पत्तियां तो पानी की सतह पर रहती हैं, लेकिन इनकी जड़ें अंदर नीचे तलहटी में लगी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। तो तैरने वाले पौधों में दो प्रकार के पौधे हुए, एक स्वतंत्र रूप से जो तैरते हैं उनकी जड़ें नीचे नहीं लगी होती हैं, और दूसरे जिनकी जड़ें तलहटी में लगी होती हैं। अगले प्रकार के उत्पादक पर आते हैं जल निमग्न पौधे। जल निमग्न यानी जल में डूबे हुए, जल में भरे हुए, जैसे हाइड्रला है, वेसलनेरिया है, इलोडिया है, सिर्टोफिलम है, यूट्रिकुलेरिया है आदि जो पौधे होते हैं ये जल निमग्न होते हैं, यानी ये एक तालाब के पारितंत्र में पाए जाने वाले जल में डूबे हुए पौधे होते हैं। इसमें से जो हाइड्रला है इस पर मैंने ऑक्सीजन निकलने का प्रदर्शन वाला वीडियो बनाया था, मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। वेसलनेरिया जल परागण अथवा वाटर पॉलिनेशन में आप पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ाया था। तो ये सभी उत्पादक पौधे भी तालाब के पारितंत्र में पाए जाते हैं। फिर अगले हैं जल स्थलीय पौधे। जल स्थलीय यानी जल में भी और स्थल में भी। तो इस प्रकार के पौधे जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, यानी कहें तो तालाब के किनारे जहाँ पर कम जल होता है उसमें लगभग में लगे होते हैं। तो इन पौधों में कौन कौन से पौधे होते हैं? रेननकुलस, सजिटोरिया, टाइफा, पॉलीगोनम, मार्सिलिया, एक्विसिटम
आदि ये जो पौधे हैं जल स्थलीय पौधे होते हैं। तो अब तक जितने भी पौधे मैंने बताए हैं ये सभी एक तालाब के पारतंत्र के उत्पादक अथवा प्रोड्यूसर होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण कर लेते हैं। चलिए अब कंज्यूमर्स या उपभोक्ता के बारे में जान लेते हैं। तो इसको भी कई भागों में बांटा गया था, पिछले वीडियो मैंने डिटेल से बताया था। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता या सर्वाहारी बताया था। तो इसमें से प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को जान लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? तो इसमें जो तालाब होता है इसमें प्लवक जंतु, अत्यंत छोटी मछलियाँ, घोंघे, अन्य मोलस्क व मच्छरों के लार्वा आदि होते हैं। यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो कौन कौन से होंगे? प्लवक जंतु, यानी जो तैरने वाले जंतु हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अत्यंत छोटी मछलियाँ, यानी सबसे छोटी जो मछलियाँ होती हैं ये भी तालाब के पारतंत्र की प्राथमिक उपभोक्ता होती हैं। इसी प्रकार से जो घोंघे हैं या जो अन्य मोलस्क हैं, अन्य मोलस्क यानी जो अन्य मोलस्का संघ के जंतु हैं वो भी अगर तालाब के पारतंत्र में है तो वो भी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत ही आएंगे। इसी प्रकार से जो मच्छरों के लार्वा होते हैं वो भी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये सभी खाते क्या हैं? तो ये सभी प्राथमिक उत्पादकों को खाते हैं। जो प्राथमिक उत्पादक हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको खाते हैं। फिर आते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को। तो इसमें वे जंतु आते हैं जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। यानी जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, जैसे मैंने बताया छोटी मछलियां हैं, मच्छरों के लार्वा हैं, घोंघा को छोड़कर अन्य जो मोलस्क होते हैं उनको, तो इस प्रकार से उनको ये खाते हैं। यानी द्वितीयक श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं ये वे जंतु होते हैं जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं, भक्षण करते हैं उनका। जैसे मध्यम आकार की जो मछलियां हैं मैंने बताया वो सबसे छोटी मछलियों को खा जाती हैं। कीड़े मकोड़े तथा मेढक हैं वो भी उन्हीं को खा जाते हैं या अन्य छोटे जीवों को खा जाते हैं। तो इस प्रकार से द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएंगे। आते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में। तो थर्ड कंज्यूमर्स के अंतर्गत ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं, यानी ये अपने से छोटे वालों को खाते हैं। यानी मध्यम आकार की जो मछलियां हैं तो ये उनको खा जाती हैं, बड़ी आकार की जो मछलियां होती हैं। ऐसे ही जलीय सर्प हैं आदि इसमें आते हैं। नहीं, सर्प हैं, मछलियां हैं, ये इसके अंतर्गत आती हैं जो कीड़े मकोड़ों को, मेढक को और मध्यम आकार की मछलियों को खाते हैं। फिर उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं के अंतर्गत यानी टॉप कंज्यूमर्स के अंतर्गत ये सभी उपभोक्ता श्रेणी के जंतुओं का भक्षण करने वाले जंतु होते हैं। यानी सर्वाहारी भी आप इनको कह सकते हैं, लेकिन ये जो होते हैं कौन कौन से? बगुला है, बतख है, सबसे बड़ी मछलियां हैं, गिद्ध है और मनुष्य भी है। तो इसमें ये क्या करते हैं कि सभी उपभोक्ता यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी खा सकते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी खा सकते हैं और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी ये खा सकते हैं। तो ये तीनों को ऊपर जो बताया है मैंने उनको खा सकते हैं, इसलिए उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता या सर्वाहारी भी आप इनको कह सकते हैं। तो जैसे मनुष्य है इसमें सर्वाहारी होता है, गिद्ध भी होता है सर्वाहारी। तो बगुला, बतख, सबसे बड़ी मछलियाँ, गिद्ध, मनुष्य आदि उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से उपभोक्ता हो जाएगा। फिर है अपघटनकर्ता या डिकम्पोजर्स। तो ये उत्पादकों या उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करने वाले जलीय कवक और जीवाणु होते हैं। यानी तालाब के पारतंत्र में पाए जाने वाले जो उत्पादक हैं, जो उपभोक्ता हैं, जब वो मर जाते हैं, चाहे पेड़ पौधा हो, सड़ गया है, गल गया है, और कोई उपभोक्ता है, उपभोक्ता में मैंने बताया जैसे मछलियां हैं, सर्प हैं, कीड़े मकोड़े हैं, अगर वो मर गए हैं तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं ये। अर्थात कुल मिलाकर के अपघटनकर्ता के अंतर्गत कवक और जीवाणु आते हैं जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के शरीर का यानी उनके मरने के बाद उनके शरीर का अपघटन करते हैं, खत्म करते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं कवक और जीवाणुओं के अंतर्गत? तो एक्लिया है, आइसो एक्लिया है, कोकाई है, बैसिलाई है, स्पाइरेलाई है आदि हैं। तो इनकी कुछ जातियां तालाब की तलहटी की मिट्टी में भी पाई जाती हैं। जो तालाब की तलहटी है, इस तलहटी की मिट्टी में भी इनकी कुछ जातियां पाई जाती हैं, ताकि वहाँ भी जो पेड़ पौधे जीव जंतु मरकर गिरें या वहाँ पर आएँ तो उनको भी ये समाप्त कर दें, उनका भी अपघटन कर दें। तो ये जीवी घटक तालाब के पारतंत्र के बायोटिक कंपोनेंट्स मैंने बताएं। अब चलिए ए बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं, अर्थात
अजीवीय घटक के बारे में समझ लेते हैं। तो तालाब में अजीवीय घटक जो होते हैं वो जल में घुलित रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जल का भाग ही प्रमुख होता है। यानी अजीवीय घटकों के अंतर्गत एक तालाब का पारतंत्र जो है उसमें जल का भाग ही प्रमुख रूप से होता है। तो जो अजीवीय घटक होते हैं वो तालाब के जल में घुले हुए रहते हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे अकार्बनिक हैं, कार्बनिक हैं, भौतिक हैं। तो अकार्बनिक के अंतर्गत मुख्य रूप से खनिज तत्व आते हैं, यानी मुख्य रूप से लवण पाए जाते हैं। सूक्ष्म और बृहद दोनों प्रकार के होते हैं, चाहे वो जिंक हो, एल्युमिनियम हो, कोबाल्ट हो, कॉपर हो आदि होते हैं। ऐसे ही बृहद तत्वों के अंतर्गत है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है आदि इसी तरह से पाए जाते हैं। और आयन कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, धन आयन भी पाए जाते हैं, ऋण आयन भी पाए जाते हैं। घुलित अवस्था में कुछ गैसें भी पाई जाती हैं, चाहे वो CO2 हो, O2 हो, NH3 हो, H2 हो, तो ये सब आदि पाए जाते हैं। फिर कार्बनिक घटक के अंतर्गत घुलित कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा तथा मृत अवशेषों के अपघटन द्वारा उत्पन्न उत्पाद व जटिल पदार्थ पाए जाते हैं। यानी जो कार्बनिक घटक हैं, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, इनके अंतर्गत घुलित कार्बोहाइड्रेट्स, घुला हुआ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, वसा पाई जाती है, और फिर बताया गया है मृत अवशेषों के अपघटन द्वारा उत्पन्न उत्पाद। यानी जो पेड़ पौधे मर गए थे, जो जीव जंतु मर गए थे, उनका अपघटन हुआ, और अपघटन होने के बाद जो भी उनसे चीजें, जो भी कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हुए वह प्लस जटिल पदार्थ उसी में जो प्राप्त हुए, तो ये सब कार्बनिक घटक होते हैं। फिर भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें सूर्य का प्रकाश है, ताप है, हवा है व वर्षा आदि प्रमुख है। यानी भौतिक घटक के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, ताप, हवा और वर्षा आते हैं। अब आपको बताते हैं कि तालाब के पारतंत्र में खाद्य श्रृंखला या ऊर्जा प्रवाह, तत्वों का चक्रीकरण आदि किस क्रम में होता है। यानी ऊर्जा का प्रवाह किस क्रम में होता है तालाब के पारतंत्र में। तो सूर्य का प्रकाश व विभिन्न तत्व पहले होते हैं, फिर इसके बाद प्राथमिक उत्पाद उनको ग्रहण करते हैं, फिर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं, फिर तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं, फिर उच्च श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं, और फिर अपघटन हो जाता है। तो इस क्रम में ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में। आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को पारितंत्र पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सूर्य से प्राप्त प्रकाश से हरे पौधे कार्बनिक भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं। यानी सूर्य से प्राप्त प्रकाश से हरे पौधे जो होते हैं वो कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर सही होगा, उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर या उत्पादक कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य है सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, उपभोक्ता। मनुष्य क्या है। तो मनुष्य सर्वाहारी होता है, क्योंकि ये सब कुछ खा लेता है। तो ऐसे जीव जंतु जो सब कुछ खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। तो इसमें मनुष्य आता है, ऐसे ही चील भी होती है। फिर अगला प्रश्न है, जैव समुदाय एवं अजैव वातावरण के संबंध को कहते हैं। जैव समुदाय और अजैव वातावरण के संबंध को, यानी बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के संबंध को क्या कहा जाता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पारितंत्र कहते हैं। यानी पारितंत्र क्या होता है, जैव समुदाय और अजैव वातावरण का पारस्परिक संबंध ही पारितंत्र कहलाता है या इकोसिस्टम कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, पारितंत्र में होते हैं, पारितंत्र में क्या क्या होते हैं। तो पहले में उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी, दूसरे में पौधे तथा जंतु, तीसरे में उत्पादक उपभोक्ता तथा अपघटक। तो यही सही होगा, क्योंकि पारितंत्र में उत्पादक हरे पौधे होते हैं, उपभोक्ता वो जीव जंतु जो हरे पौधों को खाते हैं, और अपघटक ऐसे सूक्ष्म जंतु होते हैं जो मृत और सड़े गले पदार्थों का अपघटन करते हैं, खत्म करते हैं, उनका समापन करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। अगला प्रश्न है,
किसी पारितंत्र में उत्पादक हैं। किसी पारितंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे, सभी क्लोरोफिल रहित पौधे, सभी जंतु, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही होगा, सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे। यानी जितने भी हरे पौधे होते हैं वही उत्पादक होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं। बाकी दूसरा जो ऑप्शन है सभी क्लोरोफिल रहित पौधे, यानी वो हरे नहीं होंगे, और जब हरे नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे उत्पादक नहीं होंगे। और जो तीसरा वाला ऑप्शन है सभी जंतु, तो जंतु उत्पादक नहीं होते हैं, प्रोड्यूसर नहीं होते हैं, ये उपभोक्ता होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता बताना है। तो वह उपभोक्ता या वह जीव जंतु जो पेड़ पौधों को खाते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इसमें से कौन होगा? बकरी। ऑप्शन सही है तीसरा वाला, बकरी है प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। फिर अगला प्रश्न है, सूक्ष्म उपभोक्ता को कहते हैं। ऐसे उपभोक्ता जो बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं, आंखों से नहीं दिखते हैं, तो अपघटक कहलाते हैं। सूक्ष्म जंतु अपघटक होते हैं जो मृत एवं सड़े गले पदार्थों का अपघटन करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं, बेकार पदार्थों को खत्म करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उत्पादक है। उत्पादक कौन है? गैंडा, जीवाणु, घास, गाय। तो मैंने बताया प्रोड्यूसर वही होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर घास है, घास होगी हरी जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण कर लेगी, इसलिए उत्पादक कहलाएगी। बाकी जितने हैं ये सब उपभोक्ता होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर पहुँचने से रोकती है। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको पृथ्वी तक पहुंचने से कौन रोकता है? तो मैंने कल के वीडियो में ही बताया था, यानी जो वातावरण की संरचना समझाई थी उसमें बताया था कि ओजोन जो परत होती है जो समताप मंडल में पाई जाती है, ये अल्ट्रावायलेट रेज को या अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। तो इसमें आंसर सही होगा दूसरा वाला। फिर अगला प्रश्न है, अल्ट्रावायलेट किरणों से वायुमंडल में बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। अल्ट्रावायलेट किरणों से वायुमंडल में क्या बनती है? तो आंसर सही होगा ओजोन बनती है। कैसे? तो अगले प्रश्न में समझ लेते हैं। वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से कौन सी गैस बनती है? यानी पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के प्रभाव से, इफेक्ट से ऑक्सीजन अणुओं से क्या बनता है? तो ओजोन गैस बनती है। तो इसमें भी सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे अच्छे से। फिर अगला प्रश्न है, अल्ट्रावायलेट किरणों से निम्नलिखित रोग हो जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणों से या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कौन सा रोग हो जाता है? त्वचा का कैंसर, मुख का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, लीवर का कैंसर। तो आंसर सही होगा इसमें त्वचा का कैंसर हो जाता है। यानी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये त्वचा संबंधी बीमारियां पैदा करती हैं, तो त्वचा का कैंसर हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, ओजोन नष्ट करने वाली गैस है। ओजोन नष्ट करने वाली गैस, तो आंसर सही होगा इसमें क्लोरीन गैस ओजोन को नष्ट करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पारितंत्र या इकोसिस्टम का अजैव घटक नहीं है? अजैव घटक अर्थात जिसमें जीवन है, अजैव घटक नहीं है कहा गया है। तो वायु, ताप, वर्षा, ये सभी अजैव घटक हैं। अजैव घटक वह घटक होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, तो वो सभी अजैव घटक होते हैं। जबकि प्रश्न में कहा गया है कौन सा पारतंत्र अजैव घटक नहीं है, तो पौधे जो होते हैं ये जैविक घटक होते हैं, और जब जैविक घटक हैं इसीलिए ये अजैव घटक नहीं है। तो आंसर सही होगा इसमें डी वाला। फिर अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र के पौधों की कुल आबादी को क्या कहते हैं? कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के पौधों की कुल आबादी को फ्लोरा कहा जाता है। फ्लोरा याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? फूड चेन का निर्माण कौन करता है? तो घास, बकरी, मानव, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर सही होगा चौथा वाला, उपरोक्त सभी आहार श्रृंखला या फूड चेन का निर्माण करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो घास है ये प्रोड्यूसर है या उत्पादक है, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है, और मानव सर्वाहारी या उपभोक्ता है। तो इस प्रकार से तीनों आ गए, इसलिए आहार श्रृंखला बन गई है। फिर अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन अजैव कारकों के उदाहरण है? अजैव कारकों के उदाहरण कौन से हैं, यानी जिनमें जीवन नहीं है उनके उदाहरण कौन से हैं? ताप, वर्षा, मिट्टी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी अजैव कारकों के उदाहरण हैं, यानी इसमें जीवन नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं? वन, होटल, कोयले की खानें, पेट्रोलियम की कुएं। तो आंसर सही होगा वन या फॉरेस्ट। जो वन होते हैं ये जैव विविधता के विशिष्ट कारण होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारतंत्र का जैव घटक है? जैव घटक बताना है। तो पहला है ताप, दूसरा है वर्षा, तीसरा है खनिज, चौथा है पौधे। तो ताप, वर्षा और खनिज इनमें जीवन नहीं है, इसलिए ये अजैव घटक हो गए। जबकि प्रश्न में कहा गया है जैव घटक कौन सा है, तो जैव घटक पौधे, इनमें जीवन है इसलिए पौधे हो जाएंगे इसमें। फिर अगला प्रश्न है, ताप, वर्षा, वायु, मृदा आदि कैसे कारक हैं? बिल्कुल उसी से रिलेटेड प्रश्न है, उसी को दूसरी तरह से घुमाकर पूछा गया है। तो ये सभी अजैव कारक होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, वन, तालाब और झील किसके प्रकार हैं? वन, तालाब और झील तो ये सभी इकोसिस्टम होते हैं या पारितंत्र के प्रकार हैं। फिर अगला प्रश्न है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं, यानी जो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उत्पादक कहा जाता है। यानी ऐसे जीव जंतु जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं उन्हें ही प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं? सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे परोक्ष रूप से हो, किसी न किसी रूप में पौधों पर ही वे निर्भर रहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, स्वपोषी किस पोषी स्तर पर आते हैं? स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो ऐसे किस स्तर पर आएंगे? प्रथम स्तर पर आएंगे। फिर अगला प्रश्न है, पोषी स्तर में प्रथम पद सदा होता है, तो पोषी स्तर में प्रथम पद सदा पादप होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, शाकाहारी प्राणी किस पोषी स्तर पर रखे जाते हैं? शाकाहारी प्राणी द्वितीय पोषी स्तर पर रखे जाते हैं। तो शाकाहारी प्राणी जो पेड़ पौधों को खाते हैं वे द्वितीय स्तर पर होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा गया है? तो जो मांसाहारी होते हैं उन्हें तृतीय स्तर पर रखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जकों द्वारा अपघटन किया जाता है। जो अपमार्जक होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो क्या क्या अपघटन करते हैं? गाय का गोबर, पौधे के सड़े गले भाग, फल सब्जी के छिलके, ये सभी। तो आंसर होगा ये सभी, क्योंकि जितने भी डिकम्पोजर होते हैं, जो जितने भी अपमार्जक होते हैं, वे जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, पौधों की पत्तियां होती हैं, चाहे वो गोबर हो, सब पौधों के सड़े गले भाग हों, फल व सब्जी के छिलके हों, इन सब चीज़ों का अपघटन अपमार्जक करते हैं या डिकम्पोजर करते हैं। तो इसमें आंसर सही होगा चौथा वाला। अगला प्रश्न है, समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? O2, N2, CO2, O3। तो समताप मंडल में O3 पाई जाती है, यानी ओजोन पाई जाती है। आशा है पारितंत्र पर आधारित सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को पारिस्थितिक पिरामिड अथवा इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पारिस्थितिक पिरामिड की परिभाषा समझ लेते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र के रूप में दिखाया जाता है तो उसे ही पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। अर्थात कोई भी पारितंत्र हो, उसके उत्पादक जो पौधे होते हैं और उसमें जो विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और उच्च श्रेणी के उपभोक्ता, या इनको शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतु भी कहते हैं। तो इन जंतुओं की संख्या, जीवभार,
अर्थात शुष्क कार्बनिक पदार्थ, जीवभार यानी शुष्क कार्बनिक पदार्थ का भार और संचित ऊर्जा स्तर में आपसी संबंध होता है और इस संबंध को चित्रों के द्वारा दिखाया जाता है, चित्रों में दिखाते हैं। इन्हीं चित्रों को पारिस्थितिक पिरामिड कहा जाता है और खाद्य पिरामिड भी कहते हैं, यानी पारिस्थितिक पिरामिड भी कहते हैं और खाद्य पिरामिड भी इनको कहा जाता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। एक बार जल्दी से और बता देते हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स के नंबर्स, बायोमास तथा एनर्जी कंटेंट्स में पारस्परिक रिलेशनशिप को पिक्चर्स के रूप में या फिगर्स के रूप में शो किया जाता है। इन्हीं फिगर्स को या इन्हीं पिक्चर्स को इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं अथवा पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि पारितंत्र के पौधों, शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जीवों की संख्या, जीवभार तथा ऊर्जा स्तर के संबंध को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना ही पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं ये जान लेते हैं। तो पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जीव संख्या पिरामिड अथवा पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा है जीवभार पिरामिड अथवा पिरामिड ऑफ बायोमास। तीसरा है संचित ऊर्जा पिरामिड अथवा पिरामिड ऑफ एनर्जी। चलिए इन सब को एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला है जीव संख्या पिरामिड अथवा पिरामिड ऑफ नंबर। तो जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध के बारे में बोध होता है, उसे जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। अर्थात जिस पारितंत्र के पेड़ पौधों, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंतुओं की संख्या का ज्ञान होता है, उसे ही जीव संख्या पिरामिड कहते हैं। यानी उसमें पेड़ पौधे कितने हैं, शाकाहारी कितने हैं, मांसाहारी कितने हैं, सर्वाहारी जंतु कितने हैं, तो इन सब की जो संख्या का ज्ञान होता है उसी पिरामिड को क्या कहा जाता है, जीव संख्या पिरामिड कहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जीव संख्या पिरामिड से पता चलता है कि उस पारितंत्र में उत्पादकों की संख्या कितनी है, शाकाहारी जंतुओं की संख्या कितनी है, मांसाहारी की कितनी है और सर्वाहारी की कितनी है। तो इन सब की संख्या का बोध होता है। चलिए चित्र के माध्यम से आपको बता देते हैं कि जीव संख्या के पिरामिड में संख्या का बोध कैसे होता है। तो पहला है इसमें से चित्र घास स्थलीय पारितंत्र का पिरामिड, फिर दूसरा है फसल स्थलीय पारितंत्र का पिरामिड और तीसरा है तालाब के पारितंत्र का पिरामिड। तो सभी चित्रों में देखिए उत्पादकों की संख्या शाकाहारी जंतुओं से अधिक है, यानी जो पेड़ पौधे हैं इनकी संख्या अधिक है, शाकाहारी जंतुओं की संख्या कम है। अर्थात इन पेड़ पौधों को जो जीव खा रहे हैं, जो जंतु खा रहे हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है और शाकाहारी जंतुओं की संख्या कम है, जबकि जो उत्पादक हैं इनकी संख्या अधिक है। इसी तरह से आगे की ओर देखा जाए तो शाकाहारी जंतु जो हैं इनकी संख्या मांसाहारी जंतु से अधिक है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे 4 खरगोश हैं, इनको खाने वाले जो मांसाहारी हैं वो 2 ही हैं। दूसरे में अगर देखा जाए तो कीड़े मकोड़े ज़्यादा हैं जबकि मेढक कम है। ऐसे ही तीसरे में भी है। इसी तरह से अब ऊपर की ओर बढ़ने लगें तो मांसाहारी जंतुओं की संख्या सर्वाहारी से ज़्यादा होती है और सबसे ऊपर सर्वाहारी शेर, बाज, बड़ी मछली है जो पिरामिड के शीर्ष पर है और सर्वोच्च उपभोक्ता होती है, सर्वाहारी होती है और इनकी संख्या सबसे कम होती है। कुल मिलाकर इन पिरामिड्स का आधार हमेशा प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या बताता है। जो पिरामिड्स का आधार है उसमें प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, उनकी संख्या को बताता है। और आधार से ऊपर की ओर अगर हम बढ़ें तो क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तथा उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या बताता है। तो जीव संख्या पिरामिड सीधे तथा उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जीव संख्या जो पिरामिड होते हैं ये सीधे और उल्टे दोनों तरह के होते हैं। चलिए अब दूसरे पिरामिड जीवभार पिरामिड अथवा पिरामिड ऑफ बायोमास पर आते हैं। तो जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के संबंध का बोध होता है उसे जीव भार का पिरामिड कहते हैं। अथवा किसी भी पारितंत्र में हो सजीवों के शुष्क भार को जीव भार कहा जाता है। तो जीव भार के पिरामिड में
उत्पादकों का भार सबसे अधिक होता है। जो उत्पादक होते हैं, जो पौधे होते हैं, इनका भार सबसे अधिक होता है। मतलब इस तरह के पिरामिड में आधार पर हमेशा पौधों के भार को दर्शाया जाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, जो इस तरीके के पिरामिड होते हैं उसके आधार पर हमेशा या सदैव पौधे के भार को दर्शाते हैं। इसके बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं, यानी इनके भारों को दर्शाया जाता है। अर्थात आधार से ऊपर की ओर अगर हम बढ़ें तो जो भाग हैं उनमें से क्रमशः विभिन्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनके भार को दिखाया जाता है। यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये आधार से ऊपर की ओर क्रमशः हैं। कहा जाए तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी के भार को दर्शाया जाता है। इन सब का जीव भार क्रमशः कम होता जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं कि इन सब का जीवभार जैसे से ऊपर बढ़ रहे हैं कम होता जा रहा है। तो जैसे इस पिरामिड में देख लीजिए, जो चित्र है, 1000 किलो के पेड़ पौधे हैं अथवा वनस्पति दिखाई गई है। फिर इसके ऊपर की ओर बढ़ें तो 100 किलोग्राम के चूहे या शाकाहारी जीवों को दिखाया गया है। इसके बाद 10 किलोग्राम सांपों अथवा मांसाहारियों को दिखाया गया है, जो चूहों को खाते हैं, मांसाहारी हैं। तो इसके बाद में देखिए 1 किलोग्राम बाज है अथवा सर्वाहारी को दिखाया गया है। बाज सर्वाहारी होता है, सब कुछ खा लेता है। तो जीवभार के पिरामिड भी सीधे और उल्टे दोनों तरह के हो सकते हैं। यानी जीवभार के जो पिरामिड होते हैं ये भी सीधे और उल्टे दोनों तरीके के हो सकते हैं। फिर आते हैं तीसरे पर, संचित ऊर्जा का पिरामिड अथवा ऊर्जा पिरामिड पर। तो ऐसे पिरामिड जो किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण तलों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिमाण यानी क्वांटिटी का बोध कराते हैं, उसे संचित ऊर्जा का पिरामिड कहा जाता है। तो ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे बनते हैं, यानी ये दोनों से अलग हैं। वो दोनों जो मैंने बताया उल्टे और सीधे दोनों होते थे, लेकिन ये केवल सीधे बनते हैं। तो ऊर्जा के पिरामिड से स्पष्ट है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की कमी होती है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, चित्र में सबसे अधिक ऊर्जा पिरामिड के आधार पर स्थित उत्पादक हैं। ये सबसे अधिक इनकी ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ताओं शाकाहारी जंतुओं में 10% में अन्य उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। और शाकाहारी जंतुओं का भक्षण मांसाहारी जंतु करते हैं। जो शाकाहारी जंतु होते हैं इनको कौन खाता है? मांसाहारी जंतु खाते हैं। अतः मांसाहारी जंतुओं में जैसे शेर है, चीता है आदि को और भी कम ऊर्जा उपलब्ध होती है, या कह लीजिए 10% वाला वही नियम लग जाता है। अतः खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा जीवों को उपलब्ध होगी, और अगर खाद्य श्रृंखला बड़ी हुई तो ऊर्जा कम उपलब्ध हो पाएगी। तो इसे ही ऊर्जा का पिरामिड कहा जाता है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये जीव संख्या का उल्टा पिरामिड का चित्र है। जो जीव संख्या के पिरामिड होते हैं उनमें घास स्थलीय और फसल स्थलीय पिरामिड सीधे बनते हैं, तथा पेड़ के पारतंत्र के जो पिरामिड होते हैं वे उल्टे बनते हैं, क्योंकि पेड़ के पारतंत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या केवल एक है, अर्थात प्राथमिक उत्पादक केवल पेड़ ही है, इसीलिए ये उल्टा बनता है। फिर अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये जीवभार का उल्टा पिरामिड है। इसमें वन और घास स्थलीय पिरामिड सीधे बनते हैं, लेकिन तालाब के पारतंत्र का जीवभार का पिरामिड उल्टा बनता है, क्योंकि इसमें जो प्राथमिक उत्पादकों की संख्या है वो तो अधिक होती है लेकिन भार कम होता है उनका, जबकि सर्वाहारी जो होते हैं अथवा जो बड़ी मछलियां होती हैं उनका भार अधिक होता है, इसलिए इसका उल्टा बनता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जीव संख्या और जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है और सीधा भी बनता है, जबकि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा ही बनता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को खाद्य श्रृंखला अथवा फूड चेन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खाद्य श्रृंखला क्या है इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। तो भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पारितंत्र में विभिन्न जातियों के बीच संबंध को
खाद्य श्रृंखला कहते हैं, अथवा इसे ही आहार श्रृंखला भी कहा जाता है। यानी खाद्य श्रृंखला को आहार श्रृंखला के नाम से भी पूछा जा सकता है, अथवा अंग्रेजी में कहें तो फूड चेन कहते हैं। इस परिभाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पारितंत्र अथवा पारिस्थितिक तंत्र अथवा इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार के जो जंतु होते हैं वे अलग अलग तरह से पोषण करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, आपस में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, और भोजन से जुड़ी सभी जरूरतों के आधार पर जो पारितंत्र होता है, जो इकोसिस्टम होता है, इसमें जीवों के बीच में आपसी संबंध को ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो कहें तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न प्रकार के जीवधारी जो होते हैं वे भोज्य और भक्षक के रूप में जुड़े होते हैं, और इनमें खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। यानी भोज्य और भक्षक के रूप में जुड़े होते हैं, और जो खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में रहता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पारितंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता के बीच पोषण के लिए एक निश्चित संबंध होता है। जो उत्पादक हैं हरे पौधे और जो उपभोक्ता हैं उनको खाते हैं, तो उनके बीच में पोषण के लिए एक निश्चित संबंध होता है। इस प्रकार के संबंध को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, अथवा फूड चेन कहते हैं। तो आहार श्रृंखला अथवा खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण यहाँ पर समझ लेते हैं। चित्र को देखिए, इसमें देखिए हरे पौधे हैं, और हरे पौधे होते हैं उत्पादक, या इन्हें प्रथम पोषी स्तर भी कहा जा सकता है। तो हरे पौधों को इस टिड्डे ने खाया। जो टिड्डा है ये टिड्डा हरे पौधों को खाता है। तो हरे पौधों को जो खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी कहा जाता है। हरे पौधों को खाने वाले शाकाहारी कहलाते हैं। तो टिड्डा हुआ शाकाहारी, या इसे दूसरा पोषी स्तर भी आप मान सकते हैं। जो टिड्डा है शाकाहारी है, तो इसे दूसरा पोषी स्तर भी कह सकते हैं। फिर अब जो टिड्डा है इसको खाया मेढक ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, तो मेढक हुआ मांसाहारी, क्योंकि इसने जंतु को खाया। तो टिड्डे को खाया इसलिए मांसाहारी हो गया, और ये पोषी स्तर कौन सा हुआ? तृतीय पोषी स्तर हुआ। अब आगे देखिए, जो मेढक है इसको खाया सांप ने, मेढक को खाया सांप ने, तो ये चौथा पोषी स्तर हो जाएगा। और ऐसे ही सांप को खाएगा बाज, तो बाज उच्च मांसाहारी हो जाएगा और पांचवा पोषी स्तर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस उदाहरण में हरे पौधे उत्पादक हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, और फिर टिड्डा हरे पौधों को खाता है तो वो उपभोक्ता हुआ। और कैसा उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, या इसी को दूसरा पोषी स्तर भी कहा जा सकता है। फिर शाकाहारी टिड्डा को मेढक ने खाया, तो मेढक हुआ मांसाहारी या द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हुआ। और फिर मेढक को सांप ने खाया, तो सांप भी मांसाहारी है लेकिन ये तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हुआ। और फिर सांप को बाज ने खाया, तो बाज भी मांसाहारी है और ये कैसा उपभोक्ता है? तो चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता हुआ। तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता सांप हुआ, चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता कौन हुआ? बाज हुआ। तो बाज हुआ उच्च मांसाहारी, क्योंकि ये सबको खा रहा है। इस प्रकार से उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में संबंध होता है। और इसी तरह से आगे देखिए, ये जो अपघटक होते हैं, जो अपघटनकर्ता होते हैं, जब ये बाज मर जाएगा तो इसके शरीर को ये कौन खाता है? ये जो अपघटन करता है, सूक्ष्म जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये इनको खाकर खत्म करते हैं। तो इस तरह से ये पूरी फूड चेन चलती रहती है, और इसी संबंध को ही, इसी श्रृंखला को ही आहार श्रृंखला अथवा फूड चेन अथवा खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो ये जो एक क्रम बन गया है एक दूसरे को खाने का, तो इसी को फूड चेन कहा जाता है। श्रृंखला मीन्स जो लाइन, चेन, क्रम जो हो गया है, तो खाद्य श्रृंखला अथवा आहार श्रृंखला अथवा फूड चेन इसी को कहा जाता है। चलिए कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फूड चेन के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो जिसमें से एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला को समझ लेते हैं। तो एक तालाब का पारिस्थितिक तंत्र जो है उसमें खाद्य श्रृंखला कैसे चलती है देख लेते हैं। तो पहला है इसमें जो शैवाल हैं, शैवाल क्या हैं? उत्पादक होते हैं, क्योंकि ये हरे पौधे होते हैं और सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए ये क्या हुए? उत्पादक हो गए। अब इनको खाया जलीय पिस्सू ने। जो जलीय पिस्सू होता है शैवालों को खाता है, तो जो जलीय पिस्सू है वो उपभोक्ता हुआ। और कैसा उपभोक्ता? तो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हुआ।
फिर जलीय पिस्सू को खाया छोटी मछलियों ने। तो छोटी मछलियां भी उपभोक्ता हैं, लेकिन कैसी हैं? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हुई। और इसके बाद फिर छोटी मछलियों को खाया बड़ी मछलियों ने। तो बड़ी मछलियां भी उपभोक्ता हैं, लेकिन कैसी उपभोक्ता हुई? ये तृतीय श्रेणी की उपभोक्ता हुई। और फिर बड़ी मछलियों को खाया बगुला, बतख और सारस ने। तो ये हुआ उच्च मांसाहारी, यानी बगुला, बतख और सारस कैसे हुए? उच्च मांसाहारी हुई, जो बड़ी मछलियों को खाती हैं। तो इस प्रकार से एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला शैवाल वाली जो मैंने बताया चलती है। ऐसे ही तालाब के पारितंत्र का अगर दूसरा उदाहरण देखा जाए तो इसमें हरे जो पौधे होते हैं, हरे पौधों को खाते हैं कीड़े मकोड़े। जो हरे पौधे हैं, उत्पादक हैं, उनको खाते हैं कीड़े मकोड़े। और कीड़े मकोड़े क्या हुए? उपभोक्ता हुए। फिर कीड़ों मकोड़ों को कौन खाता है? मेढक खाता है। तो मेढक क्या हुआ? ये द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। इसी तरह से जो मेढक को खाएगा वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक तालाब के पारतंत्र में जो खाद्य श्रृंखला है वो चलती रहती है, फूड चेन चलता रहता है। चलिए अब घास स्थलीय पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला को देख लेते हैं। जो घास स्थल हैं वहां पर खाद्य श्रृंखला कैसे चलती है। तो देखिए, इसमें घास है, घास को खाया कीड़े मकोड़ों ने। जो घास थी कीड़े मकोड़ों ने खाया। कीड़े मकोड़ों को चिड़िया ने खाया, और चिड़िया को किसने खाया? बाज ने खाया। इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला चलती है। तो घास हुई उत्पादक, कीड़े मकोड़े हुए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, चिड़िया हुई द्वितीय श्रेणी की उपभोक्ता, और बाज हुआ जो उच्च श्रेणी का उपभोक्ता या मांसाहारी हो गया। तो इसी तरह से मैंने अभी जैसे बताया था कि घास है, टिड्डे हैं, मेढक है, सर्प है, बाज है। तो घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सर्प ने खाया, सर्प को बाज ने खाया, ये भी चलेगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि टिड्डा है, टिड्डे को मेढक खाता है और मेढक को सांप खाता है। इस तरह से घास स्थलीय पारतंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं चलती हैं। फिर अगर देखा जाए वन पारतंत्र में खाद्य श्रृंखला, वन पारतंत्र में खाद्य श्रृंखला को देख लेते हैं, फूड चेन को देख लेते हैं। तो शाकीय पौधे जो होते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, जो वृक्ष होते हैं, इनको कौन खाता है? चूहे, गिलहरी, बंदर, लंगूर आदि खाते हैं। तो शाकीय पौधे, झाड़ियाँ, वृक्ष हुए उत्पादक, और चूहे, गिलहरी और बंदर, लंगूर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हुए। फिर चूहे, गिलहरी और बंदर, लंगूर आदि को कौन खाता है? बिल्ली है जंगली, भेड़िया है, लकड़बग्घा है, ये सब इनको खाते हैं। तो ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हो गए। और फिर इनको कौन खाता है? तो जंगली कुत्ता है, अजगर है, गिद्ध है। तो ये हुए तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता जो मांसाहारी होते हैं। तो जंगली कुत्ता, अजगर को कौन खाएगा? शेर, चीता उच्च मांसाहारी हो गए जो शेर, चीता हैं। तो इस तरह से वन पारतंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं चलती हैं। तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी खाद्य श्रृंखला अथवा आहार श्रृंखला के लिए हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। चाहे कोई भी खाद्य श्रृंखला हो, चाहे कोई भी फूड चेन हो, उसमें जो हरे पौधे होते हैं वे सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, और बदलने के बाद भोजन का निर्माण करते हैं या खाद्य पदार्थों को बनाते हैं, और उसे संचित रखते हैं अपने अंदर, या उसे कह लीजिए इकट्ठा रखते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक कहते हैं या प्रोड्यूसर कहा जाता है। फिर शाकाहारी जीव इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो शाकाहारी जीव होते हैं, जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, शाकाहारी जीव कहलाते हैं। इसलिए उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। यानी शाकाहारी जीव उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता हुए, और इसीलिए इन्हें शाकाहारी भी कहते हैं अथवा कंज्यूमर कहा जाता है अंग्रेजी में। और मांसाहारी जीव अपने भोजन के लिए इन्हीं शाकाहारी अथवा मांसाहारी जीवों पर निर्भर रहते हैं। जो मांसाहारी जीव होते हैं इन्हीं शाकाहारी जीवों पर अथवा कुछ मांसाहारी जीवों पर भी निर्भर रहते हैं, जो द्वितीयक तृतीयक वाले होते हैं। तो उन्हें ही द्वितीयक अथवा तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है। और पारतंत्र में ही इन उच्च मांसाहारियों को जो खाते हैं, यानी जो जीवाणु होते हैं, जो कवक होते हैं, ये अपघटनकर्ता होते हैं। जीवाणु और कवक अपघटनकर्ता होते हैं। तो ये अपशिष्ट पदार्थों को या मरे हुए जीवों के शरीरों को खाकर उनको खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। तो ये सभी अपघटनकर्ता कहलाते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं? उच्च मांसाहारियों को खा करके खाद्य श्रृंखला की चेन को पूरा करते हैं। आशा है आप सभी लोगों को
फूड चेन अथवा आहार श्रृंखला अथवा खाद्य श्रृंखला अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब भी मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को खाद्य जाल अथवा फूड वेब के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खाद्य जाल की परिभाषा समझ लेते हैं, अर्थात एक्सप्लेनेशन ऑफ फूड वेब के बारे में जान लेते हैं। तो एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखलाओं के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल अथवा फूड वेब कहते हैं। यानी जो एक खाद्य श्रृंखला होती है, जो आहार श्रृंखला होती है, उसके जीवधारी जो होते हैं उनका संबंध जो दूसरी खाद्य श्रृंखला होती है उसके जीवधारियों से होता है। और जब इस तरह से अनेक यानी बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो एक जाल सा बन जाता है। उसे ही खाद्य जाल कहा जाता है अथवा फूड वेब कहते हैं। चलिए इस परिभाषा को अच्छे से समझा देते हैं। पिछले वीडियो में मैंने खाद्य श्रृंखला अथवा आहार श्रृंखला को समझाया था। ये उसी आहार श्रृंखला अथवा खाद्य श्रृंखला अथवा फूड चेन का चित्र है। इसमें देखिए, हरे पौधों को टिड्डी ने खाया। जो हरे पौधे हैं इनको टिड्डी ने खाया और टिड्डे को मेढक ने खाया। फिर मेढक को सांप ने खाया। इसके बाद सांप को बाज ने खाया। तो ये एक सीधा सा क्रम चला कि एक के बाद एक को खाता गया। एक लाइन में पोषक स्तर है, यानी एक सीधा क्रम है, इसीलिए ये आहार श्रृंखला अथवा खाद्य श्रृंखला थी। अब ध्यान से देखिए, ये जो टिड्डा है इसे मेढक के अलावा कोई और नहीं खा सकता है क्या? सोचो। तो खा सकता है। टिड्डा को मेढक के अलावा कोई कीट भी खा सकता है अथवा टिड्डा को बाज भी खा सकता है। तो अब टिड्डा को खाने वाले मेढक, बाज और कोई कीट तीन तीन हो गए। ऐसे ही जो मेढक है, मेढक को सांप के अलावा बाज भी खा सकता है, सारस भी खा सकती है। ऐसे ही हर खाद्य श्रृंखला में बहुत से जीव एक दूसरे को खा सकते हैं। अर्थात कुल मिलाकर कहा जाए तो पारितंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं। जो हमारा पारितंत्र है, जो इकोसिस्टम है, उसमें बहुत सी आहार श्रृंखलाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। जो आहार श्रृंखलाएं हैं, जो फूड चेन है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और इन्हीं खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में मिलने से एक जाल सा बन जाता है, बहुत सारा जटिल सा जाल बन जाता है, जिसे खाद्य जाल अथवा फूड वेब कहा जाता है। तो कोई भी खाद्य श्रृंखला हो या फूड चेन हो, उसमें वैकल्पिक रास्ते बनने से वह खाद्य जाल अथवा फूड वेब में बदल जाती है। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो हरे पौधों को खाने वाले टिड्डे भी होते हैं। जो हरे पौधे होते हैं इनको खाने वाले टिड्डे भी होते हैं। खरगोश भी हरे पौधों को खाते हैं और चूहे भी खा सकते हैं और चूहों को सर्प खाते हैं। अब देखिए, सर्प के लिए मेढक और चूहा वैकल्पिक भोजन हुआ। यानी जो सर्प है वो मेढक को भी खा सकता है और चूहे को भी खा सकता है, ये ऑप्शनल है उसके लिए। ऐसे ही बाज के लिए चूहा, सर्प और मेढक तो वैकल्पिक भोजन हुए। यानी जो बाज है वो चूहा भी खा सकता है, सर्प को भी खा सकता है और बाज मेढक को भी खा सकता है। तो इस प्रकार से इसे ही वैकल्पिक कहा जाता है, यानी उसके लिए ऑप्शनल है। इस आधार पर पारितंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं जो परस्पर अनेक प्रकार से जुड़कर एक खाद्य जाल सा बना लेती हैं। यानी कई आहार श्रृंखलाएं जब आपस में जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं, तो एक जाल सा बन जाता है। उसी को खाद्य जाल कहा जाता है। अथवा इसी को हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि प्रत्येक उपभोक्ता के लिए अपने उपभोग करने के लिए एक से अधिक प्रकार के जीव मिल जाते हैं।
या प्रत्येक कंज्यूमर के लिए पोषण करने के लिए या पोषण करने की खातिर एक से ज़्यादा तरह के जंतु मिल जाते हैं। इस प्रकार से बने आहार श्रृंखलाओं के जाल को ही खाद्य जाल अथवा फूड वेब कहते हैं। तो इस प्रकार से अनेक खाद्य श्रृंखलाएं अथवा अनेक फूड चेन आपस में मिलकर एक जटिल सा जाल बना लेती हैं, जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। तो आप लोगों को ऐसे ही एक जटिल खाद्य जाल अथवा फूड वेब का चित्र दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक जटिल खाद्य जाल का चित्र है। इस खाद्य जाल में पहले इस तरफ से देखते हैं, ये हरे पेड़ पौधे हैं जो उत्पादक होते हैं और अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बना लेते हैं, इसीलिए उत्पादक कहलाते हैं। तो इनको खाया हिरन, बकरी, खरगोश और चूहों ने, यानी हिरन, बकरी, खरगोश और चूहे प्राथमिक उपभोक्ता हुए, प्राइमरी कंज्यूमर्स हुए, अथवा इन्हीं को शाकाहारी भी कहा जाता है। शाकाहारी क्यों? क्योंकि ये हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। तो ऐसे जंतु जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं शाकाहारी भी कहलाते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता भी होते हैं। अब हिरन को शेर खा गया, जो कि उच्च श्रेणी का उपभोक्ता था। बकरी को सियार ने खाया और सियार को शेर खा गया। ऐसे ही खरगोश को लोमड़ी ने खाया और लोमड़ी को मोर खाता है। ऐसे ही मोर को शेर और इसी तरह से चूहा को बिल्ली खाती है और चूहा को उल्लू भी खाता है। तो देखिए, शेर, हिरन, बकरी, खरगोश, लोमड़ी, मोर आदि सबको खा जाता है। यानी शेर के लिए जो ऑप्शनल है, जो वैकल्पिक भोजन है, वो कौन कौन हुए? हिरन, बकरी, खरगोश, लोमड़ी आदि ये जो हैं, ये शेर के लिए वैकल्पिक भोजन हुए, ऑप्शनल हुए। इसी तरह से यदि दूसरी तरफ से देखा जाए तो पेड़ पौधों को कोई कीड़े मकोड़े खाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, कीड़े मकोड़े भी उनको खाते हैं। फिर कीड़े मकोड़ों को चिड़िया ने खाया। जो कीड़े मकोड़े थे उनको क्या किया? चिड़िया ने खाया। और चिड़िया को सांप ने खाया और सांप को बाज ने खाया। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ है टिड्डा और टिड्डे ने पेड़ पौधों को खाया। फिर टिड्डे को भी चिड़िया खाती है और टिड्डे को मेढक भी खाता है और मेढक को सांप भी खाता है और सारस भी खा लेती है। सारस को शेर खा जाता है और सारस मछली भी खाती है। तो देखिए, सांप के लिए यहाँ पर वैकल्पिक भोजन हुआ चिड़िया और मेढक, यानी सांप चिड़िया को भी खा लेता है और मेढक को भी खा लेता है। और इस तरफ भी शेर ने अपना कब्जा जमा रखा है। तो कुल मिलाकर किसी भी खाद्य श्रृंखला में वैकल्पिक रास्ते बनने से वह खाद्य जाल में बदल जाता है। यानी कोई भी खाद्य श्रृंखला हो, कोई भी फूड चेन हो, उसमें अगर वैकल्पिक रास्ते बन जाते हैं तो वह खाद्य जाल में बदल जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं तो उसे ही खाद्य जाल कहते हैं। यानी जब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो वो खाद्य जाल बन जाता है और इनमें अंतिम उपभोक्ता जो होता है वो प्रायः क्या होता है? एक ही होता है। अर्थात जो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है वो प्रायः एक ही होता है। जैसे इसमें मैंने शेर को दर्शाया हुआ है, तो इसमें जो अंतिम उपभोक्ता है वो शेर ही है। चलिए, अब आहार श्रृंखला और खाद्य जाल पर आधारित कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर को बता देते हैं। तो पहला है, आहार श्रृंखला का महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो आहार श्रृंखला का महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? ऊर्जा और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, यही आहार श्रृंखला का महत्वपूर्ण कार्य होता है। फिर दूसरा प्रश्न है, शाकाहारी उपभोक्ताओं को किस स्तर पर उपभोक्ता कहा जाता है? यानी जो उपभोक्ता होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उनमें किनको शाकाहारी कहा जाता है? ये प्रश्न है। तो शाकाहारी को प्रथम स्तर पर उपभोक्ता कहा जाता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उन्हीं को शाकाहारी कहा जाता है। फिर दूसरा है, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जो जीव होते हैं वही आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यानी अलग अलग जो जीव होते हैं उसमें पाए जाते हैं आहार श्रृंखला में, फूड चेन में, वही आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, विभिन्न आहार श्रृंखला आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? यानी कई सारी जब आहार श्रृंखलाएं अथवा फूड चेन आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं? अभी मैंने आपको बताया था, जब कई आहार श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण करती हैं या फूड वेब बनाती हैं। यानी जब कई सारी फूड चेन मिलती हैं तो फूड वेब बन जाता है। फिर अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में हरे पौधों का कार्य क्या होता है?
जो आहार श्रृंखला है, जो फूड चेन है, उसमें हरे पौधों का कार्य बताना है। तो आहार श्रृंखला में हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो भोजन बनाने का कार्य करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं और इनका यही कार्य है भोजन बनाना, इसीलिए ये उत्पादक कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं? यानी जो आहार श्रृंखला है, जो फूड चेन है, यदि उसमें बहुत सारा जो आहार श्रृंखलाएं मिल जाती हैं, एक जाल सा बन जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फूड वेब कहा जाता है अथवा खाद्य जाल कहते हैं। तो खाद्य जाल की परिभाषा क्या होगी? जब कई आहार श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक जाल सा बना लेती हैं तो उसे ही खाद्य जाल कहा जाता है। आशा है आप सभी लोगों को खाद्य जाल अथवा फूड वेब पर यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर बताएंगे, अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अंतर है पारितंत्र अथवा इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला अथवा फूड चेन कहलाता है। अर्थात खाद्य श्रृंखला अथवा फूड चेन एक सरल प्रकार की संरचना है जिसमें जो खाने वाली चीज़ें होती हैं अथवा कहें तो जो भोजन होता है, भोजन के रूप में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है, जिसकी परिभाषा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आहार श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारिस्थितिक तंत्र में अथवा पारितंत्र में खाद्य पदार्थों के रूप में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। तो उसी को यहाँ पर मैंने बताया है कि जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, जो भोजन होता है, भोजन के रूप में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है, ये खाद्य श्रृंखला हो जाएगी। जबकि खाद्य जाल में पारितंत्र अथवा इकोसिस्टम से खाद्य श्रृंखला परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती है। कहने का मतलब ये हुआ, जब अनेक छोटी छोटी खाद्य श्रृंखलाएं अथवा फूड चेन आपस में मिल जाती हैं और एक जटिल जाल सा बन जाता है तो उसे ही खाद्य जाल कहा जाता है अथवा फूड वेब कहा जाता है। यानी जब कई सारी फूड चेन या खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो एक जाल सा बन जाता है, उसे फूड वेब कहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आहार श्रृंखला एक सरल प्रकार की संरचना है या एक सरल श्रृंखला के रूप में होती है, जबकि खाद्य जाल एक जटिल श्रृंखला है जो जाल के रूप में होती है या वेब के रूप में होती है। जैसे नेटवर्किंग होती है, बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। फिर आते हैं दूसरे अंतर पर। खाद्य श्रृंखला अथवा फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है अथवा कहें तो ऊर्जा का प्रवाह एक पथीय होता है, जबकि खाद्य जाल अथवा फूड वेब में ऊर्जा का प्रवाह बहुपथीय होता है। अर्थात खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक ही मार्ग से होता है। मतलब यहाँ पर कोई भी विकल्प नहीं होता है, एक ही मार्ग से उसको जाना होता है। जबकि खाद्य जाल अथवा फूड वेब की बात की जाए तो फूड वेब में अथवा खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह जाल के रूप में होता है, क्योंकि यह लगभग सभी पोषक स्तर पर एक से अधिक विकल्प पाए जाते हैं। यानी लगभग वे सभी पोषक स्तर जो होते हैं उनमें एक से अधिक विकल्प पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा जीवों को वो खाते हैं। फिर अगला अंतर है, खाद्य श्रृंखला अथवा फूड चेन में सामान्यतः जीवों की संख्या कम होती है। जो फूड चेन है, जो खाद्य श्रृंखला है, इसमें जीवों की संख्या कम है क्योंकि यह सरल प्रकार की संरचना होती है। जबकि खाद्य जाल अथवा फूड वेब में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत तुलना में अधिक होती है, क्योंकि यह कई खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से बनती है। यानी जब कई फूड चेन आपस में मिल जाती हैं तो खाद्य जाल बनता है अथवा फूड वेब का निर्माण होता है। फिर अगला अंतर है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, खाद्य श्रृंखला अथवा आहार श्रृंखला में एक जीवधारी का संबंध उसी आहार श्रृंखला के जीवधारी से होता है। जो आहार श्रृंखला है, जो खाद्य श्रृंखला है अथवा जो फूड चेन है, इसमें एक जीवधारी का जो संबंध है उसी आहार श्रृंखला या उसी खाद्य श्रृंखला के जीवधारी से होता है। जबकि खाद्य जाल की बात की जाए तो खाद्य जाल अथवा आहार जाल अथवा फूड वेब में
एक आहार श्रृंखला का संबंध अथवा एक खाद्य श्रृंखला का संबंध दूसरे आहार श्रृंखला के जीवधारी से होता है। यानी एक आहार श्रृंखला का जो जीव है उसका संबंध दूसरी आहार श्रृंखला के जीवधारी से होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। फिर आते हैं अगले अंतर पर। खाद्य श्रृंखला अथवा फूड चेन में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक सीधी कड़ी के रूप में संबंधित होते हैं, अर्थात प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर एक सीधी कड़ी से जुड़े होते हैं, जबकि खाद्य जाल में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक का संबंध जाल के रूप में होता है। अब अगला अंतर उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो पहले फूड चेन में देख लेते हैं, खाद्य श्रृंखला में देख लेते हैं। ये 3 उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं। पहला है हरे पौधे। हरे पौधों को खाया टिड्डा ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सर्प ने, सर्प को खाया बाज ने। तो एक सीधी रेखा के रूप में, सीधी कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता रहता है, एक दिशीय होता है। फिर इस तरह से दूसरे में हरे पौधे हैं, हरे पौधों को खाया चूहा, चूहे को खाया बिल्ली और बिल्ली को खाया बाज ने। ऐसे ही फिर तीसरे में हरे पौधे, चूहा, सर्प और बाज। अब अगर खाद्य जाल की बात की जाए तो इसमें देखिए, यहाँ पर हरे पौधे हैं और हरे पौधों को चूहा खाता है, टिड्डा खाता है और खरगोश खाता है। अब चूहे को देखते हैं। चूहे को सर्प भी खा लेता है और चूहे को बाज भी खा रहा है और चूहे को बिल्ली भी खा रही है। मतलब यहाँ पर वैकल्पिक रास्ते बन रहे हैं, इसीलिए खाद्य जाल है, क्योंकि ये जाल के रूप में बन गया है। यानी कई सारी जो आहार श्रृंखलाएं वो आपस में जुड़ गई हैं। तो हरे पौधों को चूहे ने खाया, चूहे को सर्प ने खाया, सर्प को बाज ने खाया। ये एक सीधी श्रृंखला के रूप में थी तो आहार श्रृंखला हो गई। लेकिन यहीं पर देखा जाए, जो चूहा है इसको सर्प भी खा रहा है, बाज भी खा रहा है, बिल्ली भी खा रही है। इस प्रकार से ये जाल सा बन गया है, तो इसीलिए इसे खाद्य जाल कहा जाता है। ऐसे ही आप हरे पौधे हैं, हरे पौधों को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को बाज खाता है, सीधी सी था। लेकिन मेढक को सर्प भी खा लेता है, इसी तरह से बाज टिड्डा भी खा सकता है। तो ये बहुत सारा जाल सा बन जाता है, तो इसीलिए इसको फूड वेब कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को पर्यावरण और उसके घटकों के बारे में बताएंगे, अर्थात इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण क्या है इसे समझ लेते हैं। तो जीवों के आसपास का परिवेश या वातावरण पर्यावरण कहलाता है। आप लोगों ने टेलीविज़न, समाचार पत्रों और बहुत से लोगों द्वारा कहते सुना होगा कि अब पहले जैसा वातावरण नहीं रह गया है। तो हमारे आसपास पेड़ पौधे, भूमि, जल, सूर्य प्रकाश, जीव जंतु आदि बहुत सी चीज़ें आती हैं। इन सब को मिलाकर वातावरण या पर्यावरण कहा जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पर्यावरण में जैविक घटक भी हैं और अजैविक घटक भी हैं। अजैविक घटकों में जैसे वायु, जल, भूमि आदि सब आते हैं, अजैविक घटक ये होते हैं। और पेड़ पौधे, जीव जंतु जैविक घटक होते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक घटकों का मिला जुला रूप होता है, जो जीवों को चारों तरफ से प्रभावित करता है या चारों ओर से प्रभावित करता है, और जीव भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से ये परिभाषा हो जाएगी। चलिए अब पर्यावरण के घटकों को समझ लेते हैं, अर्थात इसके भागों को समझ लेते हैं। तो जो हमारा परिवेश है या जो हमारा पर्यावरण है, इसको मुख्य रूप से हम 2 भागों में मान सकते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंतर्गत वायुमंडल यानी वायु, और जलमंडल यानी जल, और स्थल मंडल यानी भूमि आते हैं। तो वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, स्थल मंडल को लिथोस्फीयर कहा जाता है। अंग्रेजी में भी नाम जानते चले, क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश के नाम से भी पूछ लिया जाता है। अब यदि वायुमंडल अथवा एटमॉस्फेयर को देखा जाए तो वायुमंडल या एटमॉस्फेयर के भी 5 भाग किए गए हैं। कौन कौन से? क्षोभ मंडल पहला है, फिर दूसरा है समताप मंडल, फिर तीसरा है मध्य मंडल, फिर चौथा है आयन मंडल, और फिर 5वां है बहिर्मंडल। यानी वायुमंडल या एटमॉस्फेयर को 5 भागों में बांटा गया। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल,
आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब पर्यावरण के दूसरे भाग पर आते हैं। दूसरा भाग था जैविक घटक। तो जैविक घटक को दो भागों में बांटा गया, जंतु और पौधे। तो इन दोनों को अगर हम मिलाकर कहें तो इन दोनों को मिलाकर क्या नाम देंगे? जैवमंडल। इन दोनों को मिलाकर के कहा जाएगा जैवमंडल, या अंग्रेजी में बायोस्फीयर कहते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पर्यावरण को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। हमारे परिवेश को कौन कौन से? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल यानी बायोस्फीयर। चलिए इन सब को एक एक करके समझ लेते हैं। तो पर्यावरण अथवा हमारे परिवेश को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहला अजैव घटक और दूसरा जैव घटक। अजैव घटक का अर्थ है जिसमें जीवन ना हो, या कहिए तो जो निर्जीव हैं उसे ही अजैव घटक कहा जाता है। जैसे वायु, जल, भूमि, प्रकाश, ताप आदि इसके अंतर्गत आते हैं। यानी अजैव घटक के अंतर्गत क्या क्या आएगा? वायु, जल, भूमि, प्रकाश, ताप आदि आते हैं। तो अजैविक घटक को मुख्य रूप से तीन भागों में यहाँ पर बांटा गया है। और ये तीनों भाग कौन कौन से हैं? तो वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, अथवा वायु, जल और भूमि भी आप कह सकते हैं। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मैंने अभी बताया था, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। तो इनमें से पहले को समझ लेते हैं। पहला है वायुमंडल अथवा एटमॉस्फेयर। तो यह जो वायुमंडल है यह पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर चारों ओर फैला हुआ है। यानी जो वायुमंडल है पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर चारों तरफ फैला हुआ है। तो हजारों किलोमीटर यानी लगभग में 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला है, ये हम मान सकते हैं। इसमें कई तरह की गैसें होती हैं। इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें पाई जाती हैं। कुछ प्रमुख मैंने बताई हैं। मतलब वायुमंडल अथवा एटमॉस्फेयर विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प और धूल के कणों से युक्त एक आवरण होता है। अगर वायुमंडल को देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प, धूल के कणों से युक्त एक क्या है? आवरण है। तो इस वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग में 20.99%। जो वायुमंडल है इसमें ऑक्सीजन कितनी होगी? 20.99% लगभग में ये है। नाइट्रोजन को अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन 78.03% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आर्गन भी पाया जाता है। आर्गन का प्रतिशत कितना है? लगभग में 0.94% होता है। बता दें कि ये सभी गैसें वायुमंडल में संतुलित मात्रा और अनुपात में पाई जाती हैं। यानी जो गैसें हैं ये वायुमंडल में संतुलित मात्रा और एक अनुपात में पाई जाती हैं। यहीं पर आपको बता दें, यदि इनके संतुलन में कोई बिगाड़ पैदा होता है या कह लीजिए कि अधिक ज़्यादा हो जाती हैं तो उसे ही प्रदूषण कहा जाता है। तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। यानी एटमॉस्फेयर को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, अथवा अंग्रेजी में इसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, अंग्रेजी का नाम भी जानते चलिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इंग्लिश के नाम से पूछ लेते हैं। तो वायुमंडल का आधार वाला जो भाग है उसे ही ट्रोपोस्फियर कहा जाता है अथवा क्षोभ मंडल कहते हैं। अथवा हम इसे ये भी कह सकते हैं कि वायुमंडल का सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र है, नीचे का जो भाग है उसे ही क्षोभ मंडल कहा जाता है। बता दें कि यह भूमि की सतह से भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक फैला है। यानी अगर हम भूमि की सतह से देखें तो भूमि की सतह से लगभग में 18 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। ये भूमध्य रेखा पर है। और अगर ध्रुवों की बात की जाए तो ध्रुवों पर लगभग 11 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्षोभ मंडल अथवा ट्रोपोस्फियर सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जीवधारियों के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। क्षोभ मंडल अथवा ट्रोपोस्फियर से ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। यानी क्षोभ मंडल में ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? जैसे वर्षा होना, सर्दी होना आदि। और क्या क्या? बादलों का बनना, बिजली का चमकना, ओलों का बनना आदि। ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल में ही होती हैं या ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं हो जाएंगी? ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन में
वर्षा, सर्दी आदि। फिर बादलों का बनना, बिजली का चमकना, ओलों का बनना आदि महत्वपूर्ण घटनाएं क्षोभ मंडल अथवा ट्रोपोस्फियर में होती हैं। इसका सबसे ऊपरी भाग क्षोभ सीमा कहलाता है, अथवा अंग्रेजी में कहें तो ट्रोपोपाज कहलाता है। जो ऊपर का भाग होता है वो क्षोभ सीमा अथवा ट्रोपोपाज कहा जाता है उसको। क्षोभ मंडल अथवा ट्रोपोस्फियर प्रदूषकों द्वारा सबसे ज़्यादा प्रदूषित होते हैं, यानी प्रदूषण यहाँ पर अधिक होता है। बता दें कि जाड़े में क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है और गर्मी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, इसलिए अन्य क्षेत्रों की ऊंचाई पर भी प्रभाव पड़ सकता है। फिर वायुमंडल का अगला भाग है समतापमंडल अथवा स्ट्रेटोस्फीयर। तो यह क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर का भाग होता है। जो समतापमंडल है अथवा स्ट्रेटोस्फीयर है, यह क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर का भाग है, अर्थात ट्रोपोस्फियर के तुरंत ऊपर समतापमंडल होता है। अथवा ऐसे भी कह सकते हैं कि यह वायुमंडल में क्षोभ मंडल से ऊपर तथा मीसोस्फीयर से नीचे का भाग होता है। यह लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जो स्ट्रेटोस्फीयर है, समतापमंडल है, लगभग में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। तो ये 30 किलोमीटर क्षोभ मंडल अथवा ट्रोपोस्फियर के बाद से जोड़ा गया है, बताया गया है। यदि पृथ्वी की सतह से देखा जाए तो लगभग में 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। ये जो समतापमंडल है, अगर पृथ्वी की सतह से देखें तो 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। तो समतापमंडल में ही ओजोन परत होती है, यानी इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, या कहें तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन परत होती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। ये जो पराबैंगनी विकिरण होते हैं अत्यंत जहरीले होते हैं, तो ये सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस भाग का तापक्रम 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ये जो समतापमंडल है, इसका तापक्रम 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और तापक्रम में यह बढ़त ओजोन गैस के निर्माण के कारण ही होती है। इस क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसे समतापमंडल बोला जाता है। ओजोन गैस के अलावा इस मंडल में N2 और O2 भी कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। तो ओजोन परत पाई जाने के कारण ही इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ओजोन परत पाई जाती है, इसीलिए इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। वायुयान उड़ाने के लिए समतापमंडल बहुत अच्छा होता है, यानी वायुयान जो उड़ते हैं तो इसी समतापमंडल में ही उड़ते हैं, अथवा अंग्रेजी में कहें तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मंडल में वायुयान उड़ते हैं, तो समतापमंडल में वायुयान उड़ते हैं। फिर वायुमंडल का अगला भाग है मीसोस्फीयर, अथवा इसी को मध्यमंडल भी कहा जाता है, यानी मीसोस्फीयर को ही मध्यमंडल कहते हैं। यह क्षेत्र लगभग 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो मध्यमंडल है ये लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह सबसे ठंडा क्षेत्र होता है, यानी यहाँ पर सबसे अधिक ठंडी होती है, और यहाँ 80 किलोमीटर के ऊपर ताप -100 डिग्री तक कम हो जाता है, यानी -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान कम हो जाता है, और N2 तथा O2 बहुत कम मात्रा में गैसें पाई जाती हैं। यहीं पर आपको बता दें कि उल्का पिंड वाली जो घटना होती है इसी मंडल में होती है, यानी मीसोस्फीयर या मध्यमंडल में ही उल्का पिंड चमकते हैं या गिरते हैं। जिसको टूटता हुआ तारा आप कहते हैं, वो उल्कापिंड ही होते हैं। तो ये घटना इसी मंडल में घटित होती है। उल्कापिंड यहीं पर जलकर नष्ट भी हो जाते हैं, यानी कुल मिलाकर के उल्कापिंडों को जलाने का काम भी मीसोस्फीयर या मध्यमंडल ही करता है। फिर वायुमंडल का अगला भाग है आयनमंडल अथवा आयनोस्फीयर। तो यह क्षेत्र 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर फैला हुआ है, यानी जो आयनोस्फीयर है या आयन मंडल है ये 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर ताप 1200 सेंटीग्रेड तक बढ़ता है, इसीलिए इसे तापमंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इतना सारा ताप बढ़ता है इसीलिए इसे तापमंडल भी कहते हैं। यह विद्युत आवेशों और आयनित गैसों का क्षेत्र है। विद्युत आवेशों और आयनित गैसों का क्षेत्र है। इसी मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आती हैं, यानी जो आयनोस्फीयर है, जो आयन मंडल है, इसी मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर
पुनः पृथ्वी पर आती हैं। यहीं पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आवेशित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है यहीं पर चार्ज होते हैं। यही आवेशित कण रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर फिर से वापस भेज देते हैं और संचार का आधार बनाते हैं, अर्थात हम टीवी वगैरह इसी के कारण देख पाते हैं। सैटेलाइट इसी मंडल में छोड़े जाते हैं जिससे हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं। अरोरा की घटना भी इसी मंडल में होती है। जो अरोरा की घटना है ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देती है। अरोरा की घटना चमकदार होती है ये घटना, तो इसी आयनोस्फीयर या आयन मंडल में होती है। अब आते हैं अंतिम भाग बहिर्मंडल अथवा एक्सोस्फीयर पर। एक्सोस्फीयर है यह वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है और 640 किलोमीटर के ऊपर का भाग ही बहिर्मंडल होता है। तो 640 किलोमीटर के ऊपर, और इसमें गैसें कौन कौन सी? हल्की गैसें पाई जाती हैं। हल्की गैसें कौन कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन है, हीलियम है आदि, ये हल्की गैसें इसमें पाई जाती हैं। अब पर्यावरण के दूसरे भाग जल मंडल पर आते हैं अथवा हाइड्रोस्फीयर को समझ लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जल स्रोत जलमंडल में पाए जाते हैं। यानी जितने भी पृथ्वी पर जल स्रोत होते हैं वो सभी जलमंडल में पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से जल स्रोत हैं? सागर, नदियाँ, झीलें, तालाब आदि ये जो जल स्रोत हैं ये सब कहाँ पाए जाते हैं? जलमंडल में पाए जाते हैं। जलमंडल में जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस के रूप में अगर देखा जाए तो बर्फ के जो ग्लेशियर होते हैं वो ठोस के रूप में पाए जाते हैं। अगर द्रव के रूप में देखा जाए तो जो नदियां हैं द्रवित होती हैं। वाष्प के रूप में अगर देखा जाए तो जो नमी होती है वाष्प के रूप में होती है। तो पृथ्वी पर लगभग 75% जल होता है। लगभग में है ये 75% जल होता है, कहीं कहीं पर 71% भी आपको लिखा मिल जाएगा। तो पृथ्वी पर लगभग में 75% जल, जिसमें से 97% भाग सागरों में, यानी 75% जल का जो 97% भाग है वो सागरों में पाया जाता है। और तो 2% ध्रुवों की बर्फ तथा ग्लेशियर हो जाएंगे और 0.6% जमीन के अंदर वाला जल पाया जाता है, 0.6%। और इसी तरह से 0.01% झीलों और नदियों में पाया जाता है। तो फिर पर्यावरण का अगला भाग है स्थलमंडल अथवा लिथोस्फीयर। स्थलमंडल अथवा लिथोस्फीयर तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थलमंडल कहलाता है। यानी जिस भाग पर जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं उसे स्थलमंडल अथवा लिथोस्फीयर कहते हैं। तो यह पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग होता है। जो लिथोस्फीयर है, जो स्थलमंडल है, पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग में 29% भाग होता है। इसकी रचना विभिन्न प्रकार के खनिजों से हुई है, अनेक तत्वों से मिलकर हुई है, शैलों से या चट्टानों से मिलकर हुई है और विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से मिलकर हुई है। अब आते हैं जैवमंडल अथवा बायोस्फीयर पर। तो जैवमंडल या बायोस्फीयर के अंतर्गत क्या है? जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जीवन के अनुकूल परिवेश को ही जैवमंडल कहा जाता है। यानी जीव जंतु और पेड़ पौधों का जो अनुकूल परिवेश होता है, पर्यावरण होता है, उसे ही जैवमंडल कहते हैं अथवा बायोस्फीयर कहते हैं। चूँकि इस मंडल में जीवन है इसीलिए इसे जीवनदायिनी मंडल भी कहा जाता है। यानी जीवन होने के कारण ही इसे जीवनदायिनी मंडल भी कहते हैं। इस मंडल में जीवन होने के कारण ऑक्सीजन, तापमान, नमी तथा वायु दाब की उचित मात्रा होती है। चूँकि जीवन है इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन, तापमान, नमी और वायुमंडल की उचित मात्रा है, और ये मात्रा है इसीलिए जीवन है। तो जैवमंडल में अनेक भूजैव चक्र चलते रहते हैं। भूजैव चक्र कौन कौन से चलते हैं? जैसे जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो इन सभी चक्रों के बारे में एक एक करके हम आपको अगले वीडियो में समझाते रहेंगे। आशा है आप लोगों को पर्यावरण के विभिन्न घटक अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को ओजोन परत अथवा ओजोन लेयर के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओजोन परत क्या है ये जान लेते हैं। तो वायुमंडल के ऊपरी भाग समतापमंडल अथवा स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं जिन्हें ओजोन कहते हैं।
यदि आप लोग वायुमंडल की परतों, क्षोभमंडल, समतापमंडल आदि के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में वायुमंडल की सभी परतों के बारे में डिटेल से समझाया था। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो वायुमंडल की दूसरी परत समतापमंडल है और समतापमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, इसीलिए समतापमंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। तो समतापमंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। बता दें कि सामान्य रूप से ऑक्सीजन द्विपरमाणविक अणु के रूप में होती है। अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो जो ऑक्सीजन होती है वो द्विपरमाणविक अणु के रूप में होती है, अथवा कहें तो O2 के रूप में पाई जाती है। O2 के रूप में हम लोग जानते हैं कि ये ऑक्सीजन है। लेकिन समतापमंडल में ऑक्सीजन की 3 परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं। यानी जो समतापमंडल है इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं, या O3 के रूप में ऑक्सीजन पाई जाती है। इन्हीं अणुओं को ओजोन कहा जाता है। इन सभी अणुओं के मिलने से एक लेयर बन जाती है। यानी जो ये अणु पाए जाते हैं इन सब के मिलने से एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। यह परत हल्के नीले रंग की होती है। जो ओजोन परत है ये हल्के नीले रंग की होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक जाने से रोकती है। अर्थात जो सूर्य से खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं इनको ओजोन परत पृथ्वी तक आने नहीं देती है, बल्कि सूर्य से आने वाली इन हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर सोख लेती है, जिससे पृथ्वी के जीवों की सुरक्षा होती है। यानी ये जो हानिकारक परावैंगनी किरणें हैं पृथ्वी के जीवों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो इनको ये क्या करती है ओजोन परत अपने में अवशोषित कर लेती है, तो ये पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं। लेकिन कुछ वर्षों से मानव जनित अनेक क्रियाओं के कारण, यानी कुछ सालों से मानव के द्वारा अनेक ऐसी क्रियाएं की जा रही हैं जिनके द्वारा ओजोन परत घट रही है, ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, क्षय हो रहा है। तो पिछले कई सालों से मनुष्य की बहुत सी क्रियाओं के कारण कुछ जैसे केमिकल वायुमंडल में बढ़ रहे हैं, यानी ऐसी क्रियाएं करते हैं कि जिसकी वजह से केमिकल वायुमंडल में बढ़ गए हैं, जिससे ओजोन परत खत्म हो रही है, ओजोन का क्षय हो रहा है। अब ये कौन कौन से रसायन हैं जिनसे ओजोन परत का क्षय हो रहा है, ह्रास हो रहा है? तो इनमें से हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। तो ये प्रमुख है और इम्पॉर्टेंट भी है। पूछा जाता है कि ओजोन परत का क्षय किन के कारण होता है, तो आप बता सकते हैं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। यानी CFC का प्रयोग कहाँ करते हैं? रेफ्रिजरेशन में किया जाता है, यानी वस्तुओं को ठंडा करने के लिए जो रेफ्रिजरेशन होते हैं उसमें CFC का प्रयोग किया जाता है। और अग्निशमन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशमन यानी आग को बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO जो होती है यह भी ओजोन परत को खत्म करती है, उसको छीण करती है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह क्लोरीन तथा फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक होते हैं। यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC है ये क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं या कार्बन यौगिक हैं। इन सभी के कारण ओजोन परत में जगह जगह पर छिद्र हो रहे हैं। यानी इन सभी पदार्थों के कारण, रसायनों के कारण जो ओजोन परत है उसमें जगह जगह पर छिद्र हो रहे हैं। इन छिद्रों को ओजोन छिद्र कहा जाता है। जैसे परीक्षा में पूछा जाए ओजोन छिद्र किसे कहते हैं, तो ओजोन परत में जो जगह जगह पर छिद्र हो जाते हैं इन्हीं छिद्रों को ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन परत का खत्म होना अथवा क्षीण होना अथवा इसका ह्रास होना पृथ्वी के सभी जीवों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो किस प्रकार का खतरा पैदा करेगा, कैसे हम प्रभावित होंगे, यानी ओजोन परत क्षीण होती रही तो जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, चलिए हम इसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो पहला है त्वचा के कैंसर एवं त्वचा में अन्य विकार उत्पन्न हो जाएंगे। यानी यदि अल्ट्रावायलेट रेज हमारे त्वचा पर पड़ी तो क्या होगा कि त्वचा कैंसर हो सकता है, और त्वचा के अन्य विकारों में जैसे सूजन आ सकती है और त्वचा में जलन हो सकती है या जल भी सकती है त्वचा, तो इस तरह से हो जाएंगे। और फिर दूसरा है नेत्रों के कार्निया स्तर को धीरे धीरे अपारदर्शी कर देता है। यानी नेत्रों में जो कार्निया का स्तर होता है वो धीरे धीरे अपारदर्शी हो जाएगा, और जब अपारदर्शी हो जाएगा तो अंधापन विकसित हो जाएगा, यानी हम देख नहीं पाएंगे।
फिर अगला है जीनी संरचना में परिवर्तन से जीनी विकार उत्पन्न हो सकता है, यानी हमारी जो जीनी संरचना है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। यदि अल्ट्रावायलेट रेज हमारे ऊपर पड़ती रहीं तो जीनी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। यदि जीन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। जेनेटिक पर पूरे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। फिर अगला है अल्ट्रावायलेट विकिरण प्रतिरक्षा तंत्र को छीण करता है, यानी जो हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको ये छीण करता है, उसको ये कम करता है। फिर अगला है अल्ट्रावायलेट प्रकाश की अधिक मात्रा से जलीय जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे खाद्य विचलित हो जाती है। जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो विचलित हो जाती हैं, यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी पृथ्वी तक, जब ओजोन परत खत्म हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी जगह जगह पर, तो अल्ट्रावायलेट रेज नीचे तक आएंगी, जिससे जो जल के जीव जंतु हैं, जो जल के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो विचलित हो जाएंगी, ठीक से नहीं चल पाएंगी। खाद्य श्रृंखला के बारे में यदि आप लोग नहीं जानते तो अभी जल्द ही मैंने वीडियो अपलोड किया है, फुल वीडियो अपलोडेड है अलग अलग करके, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, दोनों में अंतर आप जा करके देख सकते हैं। फिर अगला है इन विकिरणों के कारण वायुमंडल पर वर्षा का पैटर्न बदल जाता है, यानी सही समय से वर्षा नहीं होगी, उसका वर्षा का जो पैटर्न है जब जब होती है वो सब इधर उधर हो जाएगा, बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर ओजोन परत का क्षय होता रहा, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन होता रहा, तो क्या क्या होगा, ओजोन परत की अनुपस्थिति में, यानी जब ओजोन परत नहीं होगी तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं अथवा जो परावैंगनी किरणें हैं ये सीधे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगी, और जब पृथ्वी के वायुमंडल में सीधे प्रवेश कर जाएंगी तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं ये अत्यधिक ऊर्जा युक्त होती हैं, यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो परावैंगनी किरणें होती हैं, ये अत्यधिक ऊर्जा वाली होती हैं तथा सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों के लिए घातक होती हैं। और जब बहुत सारी ऊर्जा होती है तो क्या करते हैं, ये त्वचा का कैंसर, सूजन, जली हुई त्वचा आदि इस तरह से अनुभूति आपको हो सकती है। जल भी सकती है त्वचा, आपका त्वचा का कैंसर हो सकता है, सूजन आ सकती है। तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में अवांछित परिवर्तन भी हो सकते हैं, यानी जो आपका आनुवांशिक पदार्थ जो जीन है उसमें भी परिवर्तन हो सकते हैं। अवांछित यानी जो हम नहीं चाहते हैं ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं, ऐसे घातक परिवर्तन हो सकते हैं। इससे ल्यूकीमिया भी हो सकता है, यानी ल्यूकीमिया भी आपको हो जाएगा, एक प्रकार का कैंसर होता है। स्तन कैंसर हो सकता है, फेफड़ों के कैंसर हो सकते हैं, और एडीमा भी हो सकता है, अंधापन हो सकता है, समय से पूर्व बुढ़ापा भी आ सकता है। तो आदि इतने सारे घातक रोग हो सकते हैं। तो ओजोन परत का क्षय ना हो इसके लिए हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी होगी, ताकि ये जो गैसें हैं ये विकसित ना हो, वायुमंडल में ना बढ़ें, जिसकी वजह से ओजोन का क्षय नहीं होगा। और ओजोन का क्षय नहीं होगा तो समस्त जीव जंतु जो पृथ्वी पर हैं वह सुरक्षित रहेंगे, और ये जो मैंने रोग बताए हैं, ये जो मैंने प्रभाव बताए हैं, इन प्रभावों से सभी जीव बचे रहेंगे। आपको बता दें कि पॉल कार्डजन, मैरियो मोलिना तथा सर्वुड रॉलैंड को सन 1995 में पर्यावरण रसायन में ओजोन परत क्षय पर महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया अथवा नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए अब ओजोन परत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर को समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1995 के बाद से हर वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, यानी ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट कब से आने लगी है? तो इसका आंसर होगा सन 1980 से। फिर अगला प्रश्न है, ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है? जो ओजोन परत है इसकी क्षति का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो है, इसी के कारण ये घटती जा रही है, खत्म हो रही, क्षीण हो रही है। फिर अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रमुख प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर यानी शीतलन में और अग्निशमन में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने सन 1987 में क्या सर्व अनुमति बनाई थी? तो इसका आंसर होगा CFC के उत्पादन को सन 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए, इसको ज़्यादा न बढ़ाया जाए, सीमित में उपयोग किया जाए, सीमित रखा जाए।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को कचरा प्रबंधन अर्थात वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कचरा प्रबंधन क्या है ये समझ लेते हैं। तो मानव द्वारा उत्पादित ठोस, द्रव आदि कचरे से मनुष्य खुद ही प्रभावित हो रहे हैं, जिससे अनेक रोग फैल रहे हैं। जो हम लोगों ने अनेक ठोस, द्रव और गैस से जुड़ी चीज़ें बनाई हुई हैं, जैसे कौन कौन सी चीज़ें, प्लास्टिक है, डीडीटी है, ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें जो मनुष्य बनाता है, फैक्ट्रीज में बनती हैं, आदि के कारण वातावरण प्रभावित हो रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है। और जब वातावरण प्रदूषित होगा तो हम लोगों में रोग फैलेंगे, यानी हम लोग रोगी हो जाएंगे। आप लोग किसी भी नगर में गए हो या किसी भी कस्बे में गए हो, वहाँ पर देखा होगा चारों ओर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो कचरा लगा हुआ है। जब किसी पर्यटन स्थल पर गए होंगे तो वहाँ आपने बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की थैलियाँ देखी होंगी, इधर उधर फैली रहती हैं। ऐसे ही खाद्य पदार्थों की थैलियाँ कौन कौन सी होंगी, जैसे क्रैक्स वगैरह लोग खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, अथवा जो प्लास्टिक के थैले ले जाते हैं उसमें सामान आदि ले जाते हैं, वो भी फेंक देते हैं वहीं पर। तो आदि से बहुत सारा कचरा फैल जाता है। तो नगरों तथा महानगरों में कचरे के पहाड़ बन गए हैं। आप किसी नगर में जाइए, किसी महानगर में जाइए, तो जगह जगह पर कचरे के पहाड़ बन गए हैं, कचरा सब ढेर से लगा हुआ है। रेलगाड़ियों में प्रतिदिन लाखों व्यक्ति यात्रा करते हैं। रेलगाड़ी जो है, अगर एक साधन की बात की जाए तो इसमें लाखों व्यक्ति प्रतिदिन यात्रा करते हैं। उसमें चाय के लिए प्लास्टिक से बने डिस्पोजल कपों का प्रयोग किया जाता है। जो चाय देते हैं वह डिस्पोजल कपों का प्रयोग करते हैं, वो प्लास्टिक के बने होते हैं। प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाते हैं, जिससे कचरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे तो एक तरीका मैंने बताया, इसी तरह से और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कचरा फैलता है। और कचरा बढ़ने से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और जब कचरा बढ़ रहा है तो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। कौन कौन सी समस्याएं बढ़ रही हैं, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहली समस्या, नाले नालियों में अवरोध हो जाता है। जो नाले हैं, नालियां हैं, उनमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। मतलब कचरा नालियों में जल को बहने से रोकता है। जो जल बह रहा है नाली में उसको रोकता है, ठीक से जल प्रवाह नहीं होने देता है। फिर दूसरा है, जल, वायु और मृदा प्रदूषण होता है। क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण भी होगा, मृदा प्रदूषण भी होगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो कचरा से जल प्रदूषण होता है, जिससे जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। वायु प्रदूषण होने से वायुमंडल में विषैला जहर फैल जाता है, या कह लीजिए वायुमंडल विषैला हो जाता है, जहरीला हो जाता है। इसी प्रकार से मृदा प्रदूषण में जब कचरा होता है तो भूमि प्रदूषित हो जाती है, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, जिससे भूमि की सुंदरता और गुण जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर आते हैं अगले पर, जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक जैसे पदार्थों को जब शाकाहारी जंतु निगल लेते हैं, जैसे प्लास्टिक पड़ी हुई, उसमें आपने कोई सामान, सब्जी वगैरह लेकर के फेंक दिया, तो कोई जानवर आया उसको खा लिया उसने, तो शाकाहारी जंतु जब उसको निगल लेते हैं तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है या हो सकती है। तो जो प्लास्टिक वाला कचरा होता है, इसे बहुत से जंतु खा लेते हैं और खाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला पॉइंट है, पारिस्थितिक संतुलन में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसमें रुकावट आती है, या कह लीजिए संतुलन उसका खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। फिर अगला है, सौंदर्य बोध की दृष्टि से हानिकारक है और बुरा है। यानी जो कचरा है ये सौंदर्य बोध की दृष्टि से हानिकारक और बुरा है, अर्थात वातावरण या प्रकृति की सुंदरता इससे नष्ट हो जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कचरा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अधिक हानिकारक है, क्योंकि इससे केवल गंदगी ही नहीं फैलती है बल्कि अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण भी बनता है। यानी गंदगी तो फैलती ही है, साथ में अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इस कचरे का निपटान कैसे किया जाए, इसको कैसे खत्म किया जाए, इसको कैसे हटाया जाए, अर्थात इसे हटाकर खत्म करना या नष्ट करना ही कचरा प्रबंधन कहलाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कचरा प्रबंधन क्या होता है। तो कचरे को निपटाने के लिए, इसका प्रबंधन करने के लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला है पुनः चक्रण और दूसरा है मिट्टी में दबाना। तो पहले पुनः चक्रण को समझ लेते हैं। तो कचरे में कागज, प्लास्टिक, धातुएं
आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको चुनकर हम अलग करके उन सब का पुनः चक्रण कर सकते हैं। यानी कागज़ है, जैसे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है तो उसमें कागज़ भी होगा, प्लास्टिक भी होगी, बहुत सारी धातुएं भी होंगी। तो इन सबको अलग अलग चुन लिया जाए। जैसे कागज़ है उसको अलग चुन लिया जाए, प्लास्टिक को अलग चुन लिया जाए, धातुओं को अलग चुन लिया जाए। तो चुनकर अलग अलग करके इनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। पुनः चक्रण का मतलब इसको इन्हीं से दूसरी वस्तुएं फिर से बनाई जा सकती हैं। पुराने कागज़ और कपड़े के पुनः चक्रण से पेड़ों को काटने से बचाया जा सकता है। अब जब क्या करेंगे, कागज़ जैसे आपने बहुत सारे कचरे से बीन लिए, अब उसका पुनः चक्रण होगा, उससे फिर कागज़ बनाया जाए तो क्या होगा कि पेड़ों से कागज़ बनता है, तो पेड़ों को काटने से बचाया जा सकता है। प्लास्टिक का बार बार उपयोग किया जा सकता है। जो उसमें कचरे में प्लास्टिक पड़ी हुई है उसको आप बीन बीन करके चुन चुन करके अलग रख लीजिए और उसको फिर से पुनः चक्रण करके भिजवाइए, यानी उसी से फिर से दोबारा सामान बने, तो प्लास्टिक का भी उपयोग हो सकता है। तो इस तरह से कचरा प्रबंधन भी हो जाएगा और उसका जो दुरुपयोग होता है, जो पेड़ों को काटना या जो अलग से चीज़ें हो रही हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, वो नहीं होगा। फिर अगला है मिट्टी में दबाना। दूसरी विधि है, दूसरा तरीका है मिट्टी में दबाना। तो जैव निम्नीकरण पदार्थों को मिट्टी में दबाकर कचरे का निपटान किया जा सकता है। यानी जो जैविक पदार्थ हैं कचरे में, जो पेड़ पौधों के अवशेष हैं, अन्य चीजें हैं, उनको मिट्टी में दबा दिया जाए तो कचरे का प्रबंधन हो सकता है, निपटान हो सकता है, जिससे उससे खाद भी प्राप्त हो जाएगी और खाद प्राप्त होगी तो उसको आप खेतों में डालिए, आपके खेत जो हैं उर्वरक युक्त हो जाएंगे, उसमें उर्वरक भी बढ़ जाएंगे और आपकी फसल अच्छी होगी। तो दो तरीके मैंने बताए, पुनः चक्रण और मिट्टी में दबाना, दो तरीके से कचरे का प्रबंधन किया जा सकता है। सामान्यतः कचरे का वैज्ञानिक विधि से ही निपटारा किया जाना चाहिए। यानी सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो कचरे का जो प्रबंधन है, जो निपटारा है, इसको वैज्ञानिक विधि से ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कचरे की निपटान की कई विधियां हैं। ये विधियां कचरों की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। यानी अलग अलग प्रकार के जो कचरे होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक है, जो कागज़ है, धातुएं हैं, तो उनकी प्रकृति पर निर्भर करती है कि क्या क्या है वो। तो सामान्यतः कचरा दो प्रकार का होता है। जो कचरा है देखा जाए दो प्रकार का, पहला ठोस कचरा जो ठोस वाला होता है, और दूसरा द्रव कचरा। ठोस और द्रव दो प्रकार के कचरे होते हैं। अधिकांश ठोस कचरे का निपटारा विभिन्न शहरी क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि या क्षेत्रों पर कर दिया जाता है। यानी जो ठोस कचरा है, जैसे शहर है कोई, तो वहाँ पर ले गए और खाली पड़ी हुई भूमि है तो उस पर वो लोग डाल देते हैं, तो इस तरह से निपटारा करते हैं। यानी उस क्षेत्र को भर देते हैं। कोई बहुत गहराई में है ज़मीन और उसको पटाई करनी है, पाटना है, तो उसमें भर देते हैं। इस तरह से निपटारा उसका हो जाता है। बता दें कि पहले चाय के लिए प्लास्टिक के प्रयोज्य कपों का प्रयोग किया जाता था। प्रयोज्य यानी डिस्पोजल कपों का प्रयोग किया जाता था। ये कांच के गिलास के स्थान पर प्रयोग किया गया था। जो कांच का गिलास था उसमें पहले चाय दी जाती थी, फिर क्या हुआ कि उसमें ये हुआ कि हाँ, कांच इतना ज़्यादा कहाँ से आएगा, कैसे क्या होगा, तो फिर कांच के स्थान पर प्लास्टिक के कपों का प्रयोग किया गया, डिस्पोजल कपों का प्रयोग किया गया। परंतु प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले इन कपों से कचरे का प्रभाव क्या होगा और उसका निपटान कैसे होगा। यानी हर रोज लाखों की संख्या में अगर प्लास्टिक के डिस्पोजल कपों का प्रयोग किया गया तो कचरा कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका क्या प्रभाव होगा, क्या नुकसान होगा हमारे शरीर पर, और उसका निपटान कैसे किया जाएगा, उसको कैसे खत्म किया जाएगा, ये समस्या खड़ी हो गई। फिर कुछ समय पूर्व इनके स्थान पर, यानी जो डिस्पोजल थे, इनके स्थान पर कुल्हड़। कुल्हड़ क्या है? मिट्टी के छोटे छोटे से कप जैसे होते हैं, तो कुल्हड़ मिट्टी के पात्र होते हैं, उपयोग में लाए जाने लगे, उनका प्रयोग किया जाने लगा। किंतु यह विचार नहीं किया गया था कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए कितनी अधिक मात्रा में उर्वरक मिट्टी को नष्ट कर दिया जाएगा। यानी अब ये सोचा गया कि चलिए जो डिस्पोजल कप थे प्लास्टिक के, उनके स्थान पर कुल्हड़ का प्रयोग किया जाए। तो कुल्हड़ का प्रयोग तो किया जाने लगा, लेकिन यह विचार नहीं किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में अगर कुल्हड़ बनेंगे तो मिट्टी कहाँ से लाई जाएगी, और उर्वरक मिट्टी जो है, जो मिट्टी उपजाऊ है, वो समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब कागज़ के डिस्पोजल कप का उपयोग हो रहा है, लेकिन जब ये हुआ कि मिट्टी भी खत्म हो जाएगी जो उर्वरक युक्त है, तो अब कागज़ के डिस्पोजल कप का प्रयोग किया जाने लगा है। और जो कागज़ है ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है, लेकिन कागज़ बनाने के लिए
कितने हरे वृक्ष काटे जाएंगे। आप लोग जानते हैं कागज कैसे बनता है? वृक्षों से बनता है, पेड़ों से बनता है। तो अगर कागज से बनाएंगे इस कपों को तो कागज बनाने के लिए भी कितने हरे वृक्षों को काटना होगा और उससे पर्यावरण को कितनी क्षति होगी। और हम सभी लोग जानते हैं कि अगर पेड़ कट जाएंगे, वृक्ष कट जाएंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना दूषित हो जाएगा पर्यावरण और जलवायु भी दूषित हो जाएगी। तो इससे कितनी हानि होगी, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या आप लोग अपना स्टील का गिलास लेकर यात्रा करना पसंद करेंगे? तो इससे सबसे अच्छा है कि आप लोग अपने अपने घर से एक स्टील का गिलास लें और उस स्टील के गिलास को लेकर यात्रा करें, जिससे कोई भी कचरा नहीं होगा और कचरे का प्रबंधन भी नहीं करना पड़ेगा, उसका निपटान भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये हुआ कचरा प्रबंधन पर निबंध। आशा है आप लोगों को कचरा प्रबंधन पर निबंध अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं, अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।